आज का सेशन शुरू करते हैं। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए। दोस्तों, आज आप बड़ी दूर दूर से आए और कुछ सीखने की चाहत आपके अंदर है, और जिसके अंदर सीखने की चाहत होती है वही लोग दुनिया में सबसे आगे जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते? एक बार जोरदार तालियां अपने लिए। जोरदार तालियां अपने प्रोफेशन के लिए जिसकी वजह से आज हम हैं। तालियों से ही पता लगेगा हमें कितना प्यार है अपने प्रोफेशन से। और जोरदार तालियां उन पेरेंट्स की वजह से, गुरुजनों की वजह से। जोरदार तालियां। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं सुनील डेंग, पेशे से मैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ एज ए सर्वेयर काम करता हूं। बाय प्रोफेशन जो कंपनियां लॉस असेस करती हैं उनके हम पैनल पे होते हैं। बाय क्वालिफिकेशन आई एम ए इंजीनियर ग्रेजुएट। और आप सोचेंगे कि इस प्रोफेशन में मैं कैसे आया। इस प्रोफेशन का क्या है सर, हम LIC सुनते थे, सब करते थे, सब होता था, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी को गालियां निकाल रहे होते हैं जब क्लेम नहीं मिलता। तो क्या इंश्योरेंस का फॉल्ट होता है उसमें? मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आप प्रपोजल फॉर्म ठीक से नहीं भरते, नाम की स्पेलिंग ठीक से नहीं भरते, कई चीज़ें छोटी छोटी हैं जो हम ठीक से नहीं भरते, और दोष हम किस पे डालते हैं? इंश्योरेंस कंपनी पे। सही आदमी को सही इंश्योरेंस मिले, सही चीज़ें आए, इसलिए मुझे लगा कि इस प्रोफेशन में आना बहुत ज़रूरी है। मेरे घर में खुद मेरे ब्रदर की डेथ हुई थी 2004 में। उसके बाद मैंने उसकी फैमिली को देखा था किस तरीके से इतने मजबूर हो गए, एक चलता हुआ खानदान कैसे रोड पे आ गया, वो मैंने देखा था। तब से मैंने सोचा था इस प्रोफेशन में कितनी जान है, और लेकिन सही आदमी नहीं आ रहे हैं, इसलिए इस प्रोफेशन की कमी है। कितना नोबल प्रोफेशन है हमारा। एक बार अपने प्रोफेशन के लिए जोरदार तालियां। किसी भी काम की शुरुआत हम हमेशा सरस्वती वंदना से करते हैं, और सरस्वती वंदना के लिए मैं सारे बोर्ड मेंबर को आमंत्रित करूंगा आगे स्टेज पे। बोर्ड मेंबर, तालियां बजती रहनी चाहिए। अभी जितेंद्र आर्या जी का एक सेमिनार हमने किया था भिवानी परिवार मैत्री संघ में। आप में से कुछ लोग मैंने उसमें से विशेष रूप से आमंत्रित किए थे। कौन कौन लोग आए थे? ओह, कैसा अनुभव रहा आप लोगों का? तो उस सेमिनार की एक लाइन आपको याद करवाता हूँ। उन्होंने कहा था कि सचिन तेंदुलकर जो है वो जब क्रिकेट खेलते थे तो जो जर्सी पहनते थे वो 10 नंबर की होती थी। याद आया आप लोगों को? तो किसी ने पूछा कि ये 10 नंबर की जर्सी क्यों पहनते हो, तो क्या उत्तर दिया था? मैं जिंदगी का हर एक्शन, हर काम 10 नंबर का करता हूँ। 9 का नहीं करता, 8 का नहीं करता, 7 का नहीं करता, 6 का नहीं करता, 10/10। तो उन्होंने कहा था कि ताली भी जब बजाओ तो कौन से नंबर के बजाओ? चलिए, आपको याद तो आया कम से कम क्या हुआ था। तो आपने जो काम करना है 10 नंबर का करना है। रात को ये प्रायश्चित ना हो कि मैंने आज दिन में फला काम 8 नंबर का किया, 6 नंबर का किया। हर काम 10 नंबर का होना चाहिए। कल मैं हंसराज हंस के साथ था, 40 लोगों की मीटिंग थी, परिचय हुआ। तो मैं तो ध्यान से सुनता हूँ, कान से थोड़ी सुनता हूँ। तो बाद में कहा गया कि 40 लोगों के नाम और काम बताओ। तो आपको सुन के अच्छा लगेगा, राजेश चेतन अकेला आदमी था जिसको 40 लोगों के नाम याद थे, 40 लोगों के काम याद थे। इधर से ये बोर्ड के जो लोग हैं इन्होंने बहुत मेहनत की है, रात रात जाग के काम करना। इस भारत में अपने लिए तो सब करते हैं, पर दूसरों के लिए काम करना, जहाँ चवन्नी नहीं मिलनी
केवल देना ही देना है। मैं एक बात कहा करता हूँ, सामाजिक संस्थाएं बहन बेटी की तरह होती है। जैसे बहन बेटी को हमेशा देना ही होता है, अब तो युग बदल गया है। पहले बहन बेटी के घर जाके चाय पानी भी नहीं पिया करते थे, पता नहीं आपको याद है कि नहीं ये बात याद? पानी चाय भी नहीं पीते थे, गांव में तो आज भी नहीं पी जाती। तो सामाजिक संस्थाएं बहन बेटी की तरह होती है, जिनको हमेशा देना होता है। ये वो लोग हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। एक बार इन सब के लिए जोरदार तालियां मुझे चाहिए। ये कोने में खड़े हैं, नजफगढ़ के राजा हैं ये, और इनके क्लाइंट की लिस्ट में नजफगढ़ का क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, इनको सफारी सूट बहुत पसंद है। ये बहुत मस्त आदमी है और बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड का काम करते हैं और यूटीआई के मास्टर हैं। यूटीआई में कहीं गाड़ी आपकी अटक जाए तो आप चाचा सुरेश अरोड़ा जी का मार्गदर्शन प्राप्त करें। बहुत बड़ा इनका नेटवर्क है, LIC के बड़े टॉप एजेंट हैं, कई वर्षों से MDRT कर रहे हैं। और एक बार तालियां बजा के स्वागत करें। ये हमारे यहाँ भांति भांति प्रकार के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं। ये है सुनील डेंग। सुनील डेंग सर्वेयर हैं। कोई क्लेम अटक जाए, मैंने कई बार इनको आजमाया, कोई मोटर का क्लेम अटक गया, कोई फायर का क्लेम अटक गया, कोई कुछ अटक गया, एक ड्राफ्टिंग इतनी बढ़िया कर देते हैं क्लेम की, क्लेम निकल जाता है वहाँ से। एक्सपर्टाइज है इनके पास क्लेम सेटलमेंट का। सुनील डेंग बहुत ग्रेट इंसान है और अभी मैं इनके घर गया था तो बहुत सेवा की इन्होंने, मैं उसको कभी भूल नहीं सकता हूँ। और मुझे ऐसा एहसास किया कि मैं अपने मायके में आया हूँ, मुझे इस तरह का एहसास करवाया उन्होंने। और ये FPRT की खूबी है कि वहाँ पर इस तरह का एक अनुभव होता है कि अपने घर में ही हैं, अपने कुनबे में ही हैं। मेरी पत्नी का निधन हुआ तो मेरे परिवार के लोगों ने मेरे से पूछा कि इतने लोग आए थे, तो मैंने बताया कि मेरा एक परिवार है जिसका नाम है FPRT, फाइनेंशियल प्रोफेशनल राउंड टेबल। उस संख्या में से बहुत सारे लोग मेरे परिवार के थे जो, और मेरे परिवार को आश्चर्य हुआ कि सेम प्रोफेशन है, वो भी इंश्योरेंस का काम करते हैं, आप भी इंश्योरेंस का काम करते हो, फिर भी एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं। तो ये कुछ है FPRT के पास जो हम रिश्तों को निभाना जानते हैं। ये सुनील डेंग के बाद राजेश राठौर खड़े हैं। राजेश राठौर त्रिनगर में रहते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, IT के मास्टर हैं। FPRT का सारा IT आप हैंडल करते हैं और वन मैन आर्मी है, अकेला रह के आदमी कितने काम कर सकता है, ये राजेश राठौर से सीखा जाए। ग्रेट ग्रेट आदमी है, तालियां बजा के स्वागत करें। ये हमारे सेनापति हैं और कोषाध्यक्ष हैं, FPRT के खजाना मंत्री हैं। इनके आने के बाद खजाने में कोई कमी नहीं है। मुझे नहीं पता डेफिसिट क्या होता है, खूब पैसा जोड़ लिया इन्होंने। और अतुल जैन साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में, ओरिएंटल इंश्योरेंस में टॉप पोजीशन में रहते हैं। ओरिएंटल ने अभी आपको वहाँ बुला के पुरी में इनका नागरिक अभिनंदन किया, हमको बहुत अच्छा लगा। हमको लगा कि FPRT का ही सम्मान हो रहा है, अतुल का सम्मान नहीं हो रहा। अतुल का इतना बड़ा नेटवर्क है कि कोई भी हेल्थ का क्लेम रुकता नहीं है। मेरा क्लेम रुक गया था और मुझे कोई संभावना लगती नहीं थी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में कि क्लेम सेटल होगा, लेकिन अतुल ने 24 आवर्स में, 24 घंटे में 6 लाख रुपए का क्लेम था, सेटल करवाया, सम्मानपूर्वक सेटल करवाया। और वहाँ के CEO का फ़ोन आया कि आप अतुल को कैसे जानते हो? मैं कहा अतुल मेरा छोटा भाई है, जानता क्यों, हम एक माँ की कोख से पैदा नहीं हुए, पर एक माँ की कोख जैसे पैदा हुए वैसे ही एक दूसरे से को जानते हैं। तो बहुत अच्छे से क्लेम सेटल हुआ। तो आप भी, मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आपके ध्यान में आ जाए किस व्यक्ति की क्या क्वालिटी है, इसलिए इस परिचय इस तरह से करवा रहा हूँ। अतुल जी के लिए तालियां बजा दीजिए एक बार। ये मोहन सिप्पी हैं। मोहन सिप्पी म्यूचुअल फंड में ई वेल्थ अकाउंट खोलने के मास्टर हैं। कितने ई वेल्थ अकाउंट है तुम्हारे पास भाई? 350 ई वेल्थ अकाउंट है। कैसे ग्राहक के साथ में रिलेशन बना के रखना, इसके मास्टरी है मोहन सिप्पी की। बहुत अच्छा ग्रेट आदमी है, तालियां बजा के स्वागत करें श्री मोहन सिप्पी का। ये हमारे बाबा हैं, ये बाबा है। बाबा, बाबा समझते हैं क्या होता है? निर्मल बाबा, जीनी बाबा। बाबा कुछ भी कर सकते हैं और बाबा के पास बहुत ताकत है। माइंड पावर के ट्रेनर हैं, NLP के ट्रेनर हैं, कैलकुलेशन के मास्टर हैं। और ये कोई लोग पूछते हैं कि इंश्योरेंस के अंदर पढ़ाई पता कौन सी होती है आप लोगों को? एक्चुरियल साइंस। एक तो एक्चुरियल साइंस पढ़ा लिखा डिग्री वाला होता है,
ये बाबा जो है ये बिना पढ़ा एक्चुअरियल साइंस का मास्टर है। कहां से पैसा आएगा, कितना आएगा, कितने परसेंट आएगा, इसका कैलकुलेशन कोई टिप्स पे कर सकता है तो उसका नाम अशोक कालरा है। अशोक कालरा टीओटी एजेंट है। एक पॉलिसी में टीओटी करने का रिकॉर्ड अगर किसी के नाम पे है तो वो है अशोक कालरा के नाम से। तालियां बजा के स्वागत करें। ये संजय सिंघल हैं। संजय सिंघल की भी क्वालिटी है। संजय सिंघल एलआईसी के एमडीआरटी एजेंट तो हैं ही, साथ में कनोपी लगा के कैसे कोल्ड कन्वासिंग करना इसकी मास्टरी है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर इन्होंने सेटअप लगाया है और इनका उस सेटअप देख के महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल ने इनको अपना एडवाइज़र बना दिया। टीपीए का वहाँ सारा काम आपके जिम्मे आ गया। आप भी कुछ ऐसा काम करो कि हॉस्पिटल वाले आपको बुलाएं और कहें कि टीपीए सर्विस तुम ही दो, और ऐसा हो गया तो आपके पास बहुत बड़ा बिजनेस आ सकता है। और उसके टीपीए के हेड हैं। किसी को भगवान सबको स्वस्थ रखे, पर किसी को रोहिणी क्षेत्र में खास तौर से किसी को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत हो तो आप संजय सिंघल का नंबर अपने पास रखिएगा, आपकी मदद होगी। और इसके बाद ये छोटे कद का बड़ा आदमी, ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री हैं। वो भी छोटे कद के बड़े आदमी थे और इनका नाम है पंकज अग्रवाल। किसी पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है तो वो पूजा भी यहीं कहीं बैठी होगी। चार्टेड अकाउंटेंट हैं बाय प्रोफेशन, इनकम टैक्स के एक्सपर्ट हैं और एलआईसी में जो हमारा सबसे हाईएस्ट क्लब है कॉरपोरेट क्लब, उसके आप मेंबर हैं और सीओटी कई बार किया है। विश्व के 40 से ज़्यादा देशों में आपने भ्रमण किया है और लगभग 50 से ज़्यादा प्रॉपर्टी है जो आपने अपने मेहनत से तैयार की है। और अब तो ये काउंट करना छोड़ दिया कौन सी प्रॉपर्टी जोड़नी है। पंकज की बहुत सारी खूबियाँ मैं बता नहीं सकता। वो मेडिटेशन करते हैं और एक बहुत उनकी को खूबी है, वो हेल्थ कोच हैं। तालियां बजा के स्वागत करें पंकज अग्रवाल का। नमस्कार दोस्तों। जिस व्यक्ति ने हमारा परिचय दिया एक्चुअली वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो राजेश चेतन को नहीं जानता? हाथ खड़ा कीजिए। देखिए इसी से पता लगता है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज़। यानी कि सिर्फ एक अच्छे व्यक्ति नहीं है, एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक अच्छे कवि हैं, एक अच्छे इंश्योरेंस एजेंट हैं और एक अच्छे पारिवारिक मित्र हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि इनके संरक्षण में, इनकी छत्र छाया में हमने एफपीआरडी जैसे एक छोटे से पौधे का निर्माण किया है जो कि एक बहुत बड़ा वट वृक्ष बनने वाला है। आपको फील हो रहा होगा कि हर बार जो प्रोग्राम है उसमें कितने लोग ऐड हो रहे हैं, कितने लोग आगे बढ़ रहे हैं, कितने लोग हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिकॉज द इंटेंशंस आर वेरी प्योर। इंटेंशंस है कि कैसे भी अपनी कम्युनिटी को हर तरीके से आगे बढ़ाया जाए। तो राजेश भाई ने सैकड़ों ऐसी संस्थाएं खड़ी कर दी हैं एंड वी आर वेरी लकी राजेश भाई कि आप हमारे साथ हैं और हमें भी एक मौका दिया आपने कि समाज में हम छोटा सा कंट्रीब्यूशन और करें। मैं चाहता हूं कि राजेश भाई के लिए एक बार स्टैंडिंग, यू डिजर्व इट राजेश भाई। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आप सब लोगों का यहाँ पे आने के लिए, अपना समय निकालने के लिए। आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत अपना स्थान लीजिए। आज का सेशन स्टार्ट हो रहा है और बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। यहीं रहिएगा, शरीर के साथ भी और मन के साथ भी, मेरा निवेदन है। और अब सुनील डेंग साहब आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। सुनील डेंग बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, आपने देखा उनको, तो सुनील के लिए एक बार जोरदार तालियां। सुनील डेंग। थैंक यू राजेश भाई। इस लाइफ में हम कितने फिजिकल ऑफेंस करते हैं उसका कहीं ना कहीं सज़ा है इस लाइफ में, लेकिन जो हम मेंटली करते हैं उसकी सज़ा कहीं नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है वो जो सारे गुनाह हैं जो हम मेंटली करते हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं और अगले जन्म में जब उसकी सज़ा मिलती है तो हमें लगता है भगवान मैंने क्या किया है। तो किसी को मन से भी हमें गलत नहीं करना, मन से भी गलत नहीं करना, क्योंकि इंसान बहुत चालाक समझता है अपने आप को, लेकिन उस परमात्मा के आगे हमारी सब चालाकियाँ धरी रह जाती हैं। सब हमारा हिसाब किताब लिखा जाता है। कई बार हमें कई काम ऐसे करते हैं जिसका डायरेक्टली हमारे को कोई बेनिफिट नहीं होता, लेकिन अगर हमारी इंटेंशन प्योर है ना तो बेनिफिट जरूर होता है, क्योंकि परमात्मा
जिसको आप साक्षी मानकर ये सब चीज़ें करते हैं वो आपका हिसाब जरूर रखता है। आपको डायरेक्टली उस पर्सन से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपने कुछ नहीं किया होगा तब वहाँ से आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। एक वीडियो के साथ हम इसकी शुरुआत करते हैं। आप ध्यान से देखना, चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में हमारे कैसे चेंजेस लाती हैं। यूज नहीं था लाइट का, होती या नहीं होती, फिर भी उसने कितने एफर्ट किए, गालियां खाई, सब करा। ऐसे ही एफपीआरटी को शुरू करने के लिए हमारे राजेश भाई का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा विजन लेके ये चले हैं और इनके पास टाइम भी नहीं है, फिर भी टाइम मैनेज करते हैं। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए, क्योंकि जो काम हम करते हैं एक विजन इनका है कि एफपीआरटी वो काम करे जो एमडीआरटी के लिए हमें बाहर जाना पड़ता था। इनका एक सपना है, जो एमडीआरटी के लिए लोग बाहर जाते थे, अब एमडीआरटी वालों को इंडिया आना पड़ेगा, इतना बड़ा ये इसको प्लेटफॉर्म खड़ा कर देंगे। तो तू तो नहीं देख सकता, लेकिन कोई तेरे को देख के टकराए ना, मोमबत्ती को देख के भाई कोई आ रहा है, तो इसलिए तेरे हाथ में एक जलती हुई मोमबत्ती दे दी। और ये जैसे जा रहे थे और जाते जाते हवा से कब मोमबत्ती बुझ गई इनको नहीं पता लगा। एक आदमी इनसे टकराया और टकराते ही ना हमारे मुंह से निकलता है, अंधा है क्या? जैसे टकराए उसने बोला, अंधा है क्या? कह रहे हैं हाँ भाई मैं तो हूं, लेकिन आप, मतलब आप ये देखो आप किसको फॉलो कर रहे हो, किसके साथ जा रहे हो। उसके पास मोमबत्ती है, आंख से अंधा है, या दिखता नहीं है, या विजन नहीं है। मैं विजन की बात कर रहा हूं। जिस विजन से एफपीआरटी चली है, अगर आप लोगों का सहयोग नहीं रहेगा तो एफपीआरटी उतनी स्पीड से ग्रो नहीं करेगी। आपके समर्थन के लिए और आपके सहयोग के लिए एक बार जोरदार तालियां आपके। और मैं चाहूंगा ऐसे ऐसे जितने ज्यादा लोगों को इसके साथ जोड़ोगे ये संस्था बढ़ेगी और हमारा परिवार बढ़ेगा। आज हर प्रोफेशन में एक ड्रेस कोड के नाम आते ही उसकी रिस्पेक्ट होती है। अपना भी एक सपना है यार, अपना दोस्त अपना भाई कहीं बैठे तो लोग उसको उस रिस्पेक्ट की नज़र से देखें जो बाकी लोगों की। वो कब होगा? जब हम अपने अंदर वो खूबियाँ पैदा करेंगे। एक वो डायलॉग है उसका 3 इडियट का, सक्सेस के पीछे मत भागो, अपने आप को इतना काबिल कर दो कि सक्सेस को झक मार के भी आना पड़े। तो काबिल करने के लिए हम अलग अलग इस प्लेटफॉर्म पे अलग अलग स्पीकर्स लाते हैं, जो जिसने अपने फील्ड में बड़ी बड़े अच्छे अच्छे मुकाम किए हैं। आज के हमारे पहले स्पीकर को बुलाने के लिए मैं पंकज भाई को रिक्वेस्ट करूंगा एक बार स्टेज पे आए और उनका इंट्रोडक्शन दें। एक बार पंकज भाई के लिए जोरदार तालियां। मैं जिस व्यक्ति को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ उससे पहले मैं बता दूँ कि मैंने म्यूचुअल फंड का काम जो शुरू किया था वो 2007 में किया था, राइट। और 2007 में जो मैंने काम शुरू किया था उसके लिए वन ऑफ माय मोटिवेशन वाज श्री राजेश उपल जी, क्योंकि राजेश उपल जी म्यूचुअल फंड में 2002 से ऑलमोस्ट 17 साल हो गए आपको। 17 साल से ही इज़ इनटू म्यूचुअल फंड। जब मैं 2007 में मैंने देखा तो आई केम टू नो कि ही इज़ ऑल्सो डूइंग म्यूचुअल फंड थिंग। इनकी फ़ोटो वोटो भी दिखाते थे, उनको दिखा दिखा के लोगों ने मुझे म्यूचुअल फंड का काम शुरू करवाया, राइट। सो वो ये शख्सियत है, ये 17 साल से म्यूचुअल फंड का काम करते हैं और इनका 100% बिजनेस रेफरल बिजनेस है। कोई कोल्ड कॉल्स नहीं है, कोई मार्केटिंग एक्टिविटी नहीं। इनफैक्ट इनका बिजनेस कार्ड भी इन्होंने नहीं बनवाया, क्योंकि ये बिलीव करते हैं कि अगर रेफरेंस से कोई बिजनेस आ रहा है तो दैट मेक्स हेल लॉट ऑफ डिफरेंस। तो रेफरेंस बेसिस पे काम करते हैं। 100 करोड़ से ज़्यादा का AUM है इनका और 1 करोड़ 10 लाख के करीब की SIP बुक वैल्यू है। आज हमारे बीच में ये आए हैं
अपने को सीक्रेट्स बताने के लिए कि वो आज यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं और कैसे उनका इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है। ही इज़ कनेक्टेड विद एनजीओ फंड्स और बहुत ही डिसिप्लिन्ड और जिसे कहते हैं ना एक शांत मूर्त की तरह इनकी पर्सनैलिटी है। ही इज़ ऑलवेज अ चीयरफुल पर्सन, सो दैट गिव्स मी लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। जब मैं इनको देखता हूँ तो मैं वैसे ही खुश हो जाता हूँ, चाहे मेरा मूड कैसा भी हो। सो ही इज़ अ ग्रेट मोटिवेटर टू मी। तो एक बार तालियों से, बहुत ज़बरदस्त तालियों से खड़े होकर हम इनका स्वागत करेंगे। राजेश उपल भाई, राजेश उपल जी के स्वागत के लिए मैं राजेश भाई को बुलाऊंगा। राजेश भाई, राजेश उपल जी कमिटमेंट कोर्स पार्टिसिपेंट भी हैं आईओई के। तो हमारा जो परिचय है वो ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ 17-18 साल से ही हमारा परिचय भी है। तो इस तरह की शख्सियत है। मैं अब माइक राजेश भाई को देना चाहूँगा। वेलकम राजेश भाई। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू वेरी मच। शायद मेरे को लग रहा है पंकज जी ने मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है, बल्कि पंकज जी और आप सभी लोग मोटिवेटर हैं मेरे लिए, खुद के लिए। पंकज जी ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन अपने बारे में और बता देता हूँ थोड़ा सा। मेरा नाम राजेश उपल है और मैं भी आप लोगों की तरह एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो एक्चुअली आई एम नॉट अ प्रोफेशनल स्पीकर। तो मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी ईयर 2000 में करी थी एज अ पार्ट टाइम इंश्योरेंस एजेंट विद ICICI लाइफ इंश्योरेंस। और उसके बाद मुझे सक्सेस मिली, वहाँ पे क्लब मेंबरशिप अचीव हुई, बाहर के टूर्स वगैरह मिले, सब गोल्स वगैरह अचीव हुए। तो ईयर 2004 में आई हैव डिसाइडेड कि मैं इसको एज अ फुल टाइम प्रोफेशन लूँगा। और 2004 में ही मैंने फिर LIC की एजेंसी के लिए अप्लाई किया इन नेम ऑफ माई ब्रदर, क्योंकि प्रोडक्ट बास्केट बढ़ानी थी, क्लाइंट्स को जो चाहिए वो सब चीज़ें हम कर सके। और एक्चुअल में मैंने जो MFI क्लियर किया वो 2006 में, मुझे अप्रॉक्सीमेटली उसमें 15 साल हो गए। 2006 में मैंने पहली बार म्यूचुअल फंड का बिजनेस को स्टार्ट किया 2006 के अंदर। और 2011 मेरे लिए एक थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट था। अभी तक मैं क्या कर रहा था, मेरे पास प्रोडक्ट बास्केट थी, जो क्लाइंट की ज़रूरत है वो दे रहे थे। बट 2011 में आई हैव डिसाइडेड कि मैं प्योर फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ मैंने अपने आप को कन्वर्ट किया। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब कि आज मैं कहाँ खड़ा हूँ और पहुँचना कहाँ चाहता हूँ। तो मैंने फील किया ज़्यादातर हम सब लोगों को यही नहीं पता कि मैं पहुँचना कहाँ चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, मैं पहुँचना कहाँ चाहता हूँ। फिर वो इसके लिए हमें क्लाइंट से बहुत सारा डाटा चाहिए होता है। अगर मैं किसी को कोई प्रोडक्ट देने जा रहा हूँ तो मैं उनसे बाकी की डिटेल्स मांगूँ तो वो मुझे मिलती नहीं थी। तो मैंने अपने आप को इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट किया कि आई एम वर्किंग एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, मुझे आपसे बहुत सारी डिटेल चाहिए। और जैसा पंकज जी ने बताया, मैंने आज तक अपने कैरियर में अपना विजिटिंग कार्ड ही नहीं बनवाया, मेरा सारा बिजनेस रेफरल है। मेरा विजिटिंग कार्ड कौन है? मेरा एग्जिस्टिंग क्लाइंट। माई एग्जिस्टिंग क्लाइंट इज माई विजिटिंग कार्ड। जब वो किसी को मेरे बारे में बता रहे हैं या मुझे उनका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो वो पहले ही बता देते हैं कि भाई ये टाइम लेंगे आपसे, फर्स्ट मीटिंग में तकरीबन 2 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि मुझे क्लाइंट के लिए काम करना है, मुझे उनको कोई प्रोडक्ट नहीं देना। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मीन्स क्या है कि आज मैं कहाँ खड़ा हूँ और पहुँचना कहाँ चाहता हूँ, पहली चीज़। और फिर वो गैप को जब हम समझ लें तो उस गैप को फुलफिल करना, और इंपॉर्टेंट है कि फिर एवरी ईयर उसको रिव्यू करना, क्या हम अपने गोल के प्रति सही चल रहे हैं। तो ये है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग को 4 सिंपल से स्टेप में है कि मैं आज कहाँ हूँ, मैं वहाँ पर कैसे पहुँचूँगा, वेयर डज ही वांट टू रीच, कहाँ पहुँचूँगा, कैसे पहुँचूँगा, और फिर एवरी ईयर रीच देखना कि क्या मैं अपने गोल के प्रति सही चल रहा हूँ। मैं इस प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूं। जैसा मैंने बताया, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल स्पीकर, तो शायद हो सकता है मुझसे कुछ बोलने में कुछ गलती रहे, तो आप लोग फोकस कीजिएगा कि आपको जो पॉइंट्स मिलते हैं शायद आप लोगों को आपके बिजनेस में आपको हेल्प करे। जो अच्छा नहीं लगे उसे छोड़ दीजिएगा। मेरा मिशन बहुत क्लियर है सर, कि मेरे को अपने क्लाइंट के फाइनेंशियल बिहेवियर में वहाँ पर चेंज लेकर आना है, और वो भी रेगुलर फाइनेंशियल एजुकेशन के थ्रू। क्योंकि मुझे ये लगा कि फाइनेंस तो सबको मालूम है, हम सब लोग करते हैं, और आप किसी से पूछे वो बल्कि आपको ज्ञान देना स्टार्ट कर देगा, आप उसको क्या बताएंगे। लेकिन ये बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें काम किसके ऊपर करना है? क्लाइंट के बिहेवियर के ऊपर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसके बारे में कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट इज एन आर्ट, नथिंग इज राइट और नथिंग इज रॉन्ग। कुछ भी सही और गलत नहीं है, सिक्के के दोनों पहलू हैं। तो आज जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा और वो करूंगा। और मैं यहां पर म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि आज मेरा जो भी रेवेन्यू है वो 90% प्लस इज माई रेवेन्यू फ्रॉम द म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड के बिजनेस, आई एम श्योर कि आप सब लोग भी यहाँ पर म्यूचुअल फंड का में डील करते हैं, कहीं ना कहीं अपने क्लाइंट्स को किसी ना किसी तरीके से सजेस्ट करते हैं जैसे उनकी जरूरत होती है। तो हम सबको कुछ ना कुछ चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। तो मैंने कुछ चैलेंजेस लिखे,
सबसे पहला चैलेंज होता है कि हम क्लाइंट को भी समझाते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। अब लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन क्या है? 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल। तो मैं एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन बताऊंगा कि मेरी समझ में लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन है क्या, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर हमेशा कहा जाता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड इज फॉर अ लॉन्ग टर्म। फिर बहुत बार हम सब लोगों के आगे चैलेंज आता है, रिटर्न नहीं आ रही, क्लाइंट्स का बहुत बार रिटर्न नहीं आ रही है, रिटर्न नहीं आ रही है। मैं यहां पर आपको एक छोटा सा बताना चाहूंगा, एक फंड है रिलायंस ग्रोथ फंड, ये अभी तक इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट फंड है इंडिया का। और अगर आप इस जब से स्टार्ट हुआ फंड सितंबर 1995 से और अभी तक देखते हैं तो उसकी रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली 22% के लगभग रही है। लेकिन जब मैंने उसके बीच के 80 महीने 80 मंथ्स को उठाया, 80 मंथ्स का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली 6.25 साल, उसकी रिटर्न कितनी थी? इंडिया का नंबर 1 फंड 3%। तो इंडिया का नंबर 1 फंड भी है, उसकी रिटर्न कितनी है? 3% बीच के 80 महीने, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी रिटर्न सबसे अच्छी है। तो बहुत बार हम लोग ये चैलेंज फेस करते हैं, क्लाइंट्स कहते हैं रिटर्न नहीं आ रही है, इससे अच्छा तो ये पैसा मैं एफडी में लगा देता, सेविंग बैंक में लगा देता। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो मैंने कोशिश करी कि क्या क्या चैलेंज आते हैं तो उन सबको मैं यहाँ पर फेस कर सकूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ कि मैं किस एटीट्यूड के साथ काम करता हूँ। रिडम्पशन प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, क्लाइंट ने पैसा निकलवा लिया। बहुत बार तो वजह ऐसी होती है कि क्लाइंट हमसे झूठ बोल जाता है कि नहीं मुझे ज़रूरत है रजत जी, या मुझे अभी ज़रूरत है, मेरे को निकलवाना है। तो बहुत बार और कई बार वो वजह जेन्युइन होती है। अगर क्लाइंट ने वो पैसा निकलवा लिया, म्यूचुअल फंड में आप सब लोग डील करते हैं तो आपको मालूम होगा, अगर क्लाइंट ने पैसा निकलवा लिया तो हमारी अपनी इनकम के ऊपर भी फर्क पड़ जाता है, क्योंकि हमारी जो इनकम कब तक आएगी? जब तक क्लाइंट का पैसा हम रिटेन कर पाएंगे। तो उसमें क्लाइंट का भी नुकसान है और हमारा भी नुकसान है। बट ये बात भी सच है कि अगर क्लाइंट का गोल आएगा, बच्चे की एजुकेशन के लिए उसने जोड़ा, बच्चे की शादी के लिए जोड़ा, तो वो समय आया तो वो निकलवाएगा भी। तो मैं इस प्रेजेंटेशन में बताऊंगा कि मेरी नज़र से म्यूचुअल फंड को कैसे देखिए और वो क्लाइंट पैसा जिंदगी भर होल्ड रखे और उसका भी बेनिफिट हो और हमारा भी बेनिफिट हो। फिर उसके बाद बहुत एक चैलेंज आता है कि जब हम ये सारी चीज़ें बता देते हैं क्लाइंट को, जी पैसा जो है आप SIP का बेनिफिट अगले 20 साल 25 साल के लिए, क्लाइंट मान भी जाता है, पिछला डाटा दिखाते हैं, 3-4 साल निकलते हैं फिर क्लाइंट से रुकवा देता है। ये चैलेंजेस आप लोगों के साथ आते हैं नहीं आते सर? तो मैंने कोशिश करी है कि इन सब चीज़ों को मैं यहाँ पे एड्रेस कर सकूँ। तो इसके लिए थोड़ा सा बैक टू बेसिक में जाते हैं, थोड़ा सा समझते हैं म्यूचुअल फंड है क्या और कैसे ये बना क्यों और इसका पर्पस क्या है। ठीक है, देखिए कोई भी चीज़ को क्लाइंट क्या देखता है? क्लाइंट वो देखता है जो हम उसको दिखाते हैं। हम जो देख रहे हैं, जिस नज़रिए से मैं क्लाइंट को पिक्चर दिखाऊंगा, क्लाइंट वो देखेगा। पहले तो मुझे उस पिक्चर को समझना है, तो पहले तो हम समझें म्यूचुअल फंड है क्या और वो क्यों बना, उसका पर्पस क्या है। तो बैक टू बेसिक में चलते हैं यहाँ पर। तो मैंने आज की प्रेजेंटेशन का नाम भी दिया है म्यूचुअल फंड मेरी नज़र से। तो मैंने जो भी चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं जिस तरीके से अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करता हूँ, सही और गलत मैंने पहले ही बताया, कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि किसी को पसंद आए ना आए, बट मैं किस तरीके से करता हूँ वो आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए हम सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कॉमन गोल्स हैं और बीइंग एन फाइनेंशियल एडवाइज़र हम लोगों का क्या रहता है कि हम अपने क्लाइंट्स के गोल्स को अचीव करवाएं। यही हमारा नोबल प्रोफेशन है, यही बहुत बड़ी हमारी जिम्मेवारी है कि क्लाइंट्स के गोल्स उसकी ज़िंदगी में पूरे हो सके। कुछ कॉमन गोल्स क्या है? बच्चे की हायर एजुकेशन है, चिल्ड्रंस की मैरिज है, ट्रैवलिंग है। ट्रैवलिंग आप ज़्यादातर लोगों से बात करेंगे, ज़्यादातर लोगों का एक ही सेंटेंस होगा, जब मैं रिटायर हो जाऊँगा तो मैं घूमूंगा, दुनिया घूमूंगा। जैसे पंकज जी ने 40 कंट्रीज उन्होंने विजिट करी जैसा बताया, बट ज़्यादातर लोगों को क्या होता है, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मैं घूमूंगा। तो क्या वो प्रैक्टिकली कर पाते हैं? और रिटायरमेंट, ये कुछ कॉमन गोल्स हैं जो हम सभी की ज़िंदगी में रहते हैं। मैं ठीक कह रहा हूं सर? और इन्हीं के लिए हम सब लोग अपने क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं। मेरा क्या मानना है सर कि आप हर गोल पे सेपरेटली काम मत कीजिए, सिर्फ एक ही गोल पे काम कीजिए। मैंने फिर से बताया, ये मैं वो नज़रिया आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जिस नज़रिए से मैं काम करता हूं। तो मैं क्लाइंट को क्या समझाने की कोशिश करता हूं कि सर आप अलग अलग गोल्स को मत लीजिए, सिर्फ एक ही गोल पे काम कीजिए। और वो गोल क्या है? वेल्थ क्रिएशन, बड़ी दौलत, बड़ा पैसा। एक बार वो बड़ा पैसा बन गया तो सारे काम अपने आप पूरे होते चले जाएंगे। वेल्थ क्रिएशन क्यों? एक बार बड़ा पैसा बन जाए तो उससे हमें पैसिव इनकम आती रहेगी। पैसिव इनकम, रेगुलर इनकम, मुझे रेगुलर इनकम वो आती रहे। और वो जो रेगुलर इनकम आती रहेगी वो मुझे हेल्प करेगी कि मैं सारे गोल, जो भी मैंने गोल्स हैं, बच्चों की एजुकेशन, डॉटर की मैरिज, रिटायरमेंट, वो सारे गोल अपने आप पूरे होते चले जाएंगे। तो मेन क्या है? बड़ा पैसा एक बार बन जाए और सही एज तक वो पैसा बन जाए और उसके द्वारा मैं अपने सारे गोल्स को अचीव करता चला जाऊं। अब हम देखते हैं कि वो पैसा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि एक बार
पैसों का पेड़ उगा दो, पैसों का पेड़ लग गया तो जितनी जरूरत है पैसा तोड़ लो और वो अपने गोल्स पूरे करते चले जाइए, जो गोल्स हमने डिस्कस करे। अब ये है सर कैश फ्लो क्वाड्रेंट। रॉबर्ट कियोस्की जो कि ऑथर है रिच डैड पुअर डैड की, आप सब लोगों में से मे भी ज्यादातर लोगों ने शायद वो बुक पढ़ी हो, तो उन्होंने कहा कि वो 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जितने भी लोग फाइनेंशियल के हिसाब से वो 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये है EBSI, एम्प्लॉय, बिजनेस ऑनर, सेल्फ एम्प्लॉयड और इन्वेस्टर। देखिए मैंने क्या, मेरा टॉपिक क्या था कि बैक टू बेसिक, म्यूचुअल फंड बना क्यों, तो मैं उसकी जड़ से जा रहा हूं कि म्यूचुअल फंड का बेसिक पर्पस क्या है। अगर हम वो पर्पस समझाने में अपने क्लाइंट को कामयाब हो जाते हैं तो फिर वो म्यूचुअल फंड में बना रहेगा, जिंदगी भर बना रहेगा, जिंदगी भर आपको भी इनकम आती रहेगी और उसका भी काम होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये EBSI, एम्प्लॉय, बिजनेस ऑनर, सेल्फ एम्प्लॉयड और इन्वेस्टर। बी कौन है? बिजनेस ऑनर। लोग इनके लिए काम करते हैं, इन्होंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, लोग इनके लिए काम कर रहे हैं, ये है बिजनेस ऑनर। इन्वेस्टर, इन्वेस्टर क्या करता है? अपनी मनी को इन्वेस्ट कर दिया किसी दूसरे के बिजनेस के अंदर और पैसा उसके लिए काम कर रहा है। ही इज नॉट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पैसिव इनकम की, तो पैसिव इनकम किसके पास है? बिजनेसमैन के पास और इन्वेस्टर। एक स्टडी बताती है इस दुनिया की जो 90% दौलत है, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया की 90% दौलत किसके पास है? सिर्फ 10% पॉपुलेशन के पास। वो लोग कौन है? आप गूगल कीजिएगा, सारी इंफॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल है कि दुनिया की 90% दौलत किसके पास है? सिर्फ 10% लोगों के पास। वो लोग कौन है? या तो बिजनेस ऑनर्स है या वो इन्वेस्टर है। ठीक है, और लेफ्ट साइड पे कौन लोग आते हैं? एम्प्लॉय, जो कि 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, पहले तारीख से लेके 30 तारीख तक काम करते हैं और महीने की एक दिन सैलरी आती है और उस सैलरी से वो अपने सारे जो भी घर का काम है वो करते हैं और अपने सारे गोल्स को अचीव करते हैं। और सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड कौन है? हम लोग अपने खुद के लिए काम कर रहे हैं। वी आर आवर ऑन बॉस, हम किसी के लिए काम नहीं कर रहे, हम अपने खुद के लिए काम कर रहे हैं। तो पैसा किसके पास है? जो हमने देखा, बिजनेस ओनर के पास या इन्वेस्टर के पास। तो जैसा मैंने बताया कि ये स्टडी बता रही है कि 10% लोगों के पास दुनिया की 90% दौलत है। ठीक है, पहले थोड़ा सा समझते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस में क्या फर्क है। एक डॉक्टर है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुबह शाम पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट से वो फीस चार्ज करते हैं, उनकी अर्निंग हो रही है, बहुत अच्छा उनका काम चल रहा है। 10 दिन की छुट्टी के लिए उनको जाना पड़ जाता है तो क्या होगा? वो क्लिनिक पे ताला लगाएंगे तो उनकी इनकम नहीं आएगी। लेकिन जब वो उसको हॉस्पिटल बना देते हैं, जब वो और डॉक्टर्स उनके लिए काम कर रहे हैं, तो वो क्या बन गया? बिजनेस। तो जब मेरे जैसे लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं तो डेट्स कॉल्ड अ बिजनेस। ठीक है, और इसके बाद तो मेरा मैसेज बिल्कुल क्लियर है सर। मैसेज क्या है सर? कि हमने क्या समझा कि हमने पैसों का पेड़ उगाना है और पैसा किसके पास है? बिजनेसमैन के पास, इन्वेस्टर के पास। तो मेरा मैसेज बिल्कुल क्लियर है सर कि बी ऑन द राइट साइड, सही जगह आ जाओ जहां पर पैसा बनता है। नहीं तो क्या होगा? जाना था चीन और पहुंच गए जापान, वही कहानी रहेगी। या तो अपना खुद का धंधा बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए या इन्वेस्टर बनके, निवेशक बनके दूसरे के बिजनेस में निवेश कीजिए। तो मेरा मैसेज बिल्कुल क्लियर है। लेकिन कौन सा पैसा निवेश करेंगे? हम सब लोगों के पास एक लिमिटेड रिसोर्स ऑफ इनकम है। किसी की इनकम 50,000 रुपये महीना है, किसी की 1 लाख रुपये महीना, किसी की 2 लाख रुपये महीना। तो हम सबकी एक लिमिटेड रिसोर्स ऑफ इनकम है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर कि मान लीजिए जिसकी जो भी इनकम है, फैमिली इनकम, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, एक्स इनकम है और जो भी उनकी इनकम है, और वाई उनका लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल के अंदर मैंने जैसा यहाँ पे बताना चाहा कि जो भी ग्रोसरी, किड्स स्कूल फीस, वीकेंड, पेट्रोल, शॉपिंग, वेकेशन, जो भी आउटगोइंग है, जो भी पैसा बैंक से निकल रहा है, खर्चा हो रहा है, वो सारा मैंने क्या कह दिया यहाँ पर, सॉरी, वो क्या हो गया सारा? ये वाई हो गया मेरा लाइफस्टाइल। तो जो मेरा पैसा बच जाता है, सेविंग्स, वो सेविंग्स को मैं ढंग से इस्तेमाल करूं ताकि वो पैसा मेरा एक वेल्थ क्रिएट कर सके। तो कन्वर्ट योर सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हैज द पावर टू बीट द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, रियल रिटर्न कौन सी होगी? जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है पंकज जी, या हम सभी लोग फाइनेंशियल एडवाइजर, तो रियल रिटर्न क्या है? जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके, वो रियल रिटर्न है। ठीक है, तो एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, कि जो कि रियल रिटर्न को बीट कर सके। इन्फ्लेशन हमें पता नहीं चलता कि वो कहां हमारे परचेजिंग पावर को खत्म करता चला जाता है। आज तो लग रहा है बाल है, वो कब ले जाएगा पता भी नहीं चलेगा। डोंट जस्ट सेव योर मनी, इन्वेस्ट योर मनी। इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस, ये प्रोसेस है यूजिंग योर मनी विद द एम ऑफ मेकिंग इट ग्रो।
तो उसका पर्पस बिल्कुल क्लियर है, एम बिल्कुल क्लियर है इन्वेस्टमेंट का कि पैसा बढ़े, पैसा मल्टीप्लाई करे। और मैं किसके लिए काम कर रहा हूं कि पैसा बढ़े, तो हमारा जो लॉजिक है जिसके लिए हम वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं। और सेविंग क्या है? सेविंग मनी मींस पुटिंग मनी साइड ग्रेजुअली लाइक इन अ बैंक अकाउंट। आपने नॉर्मली हम जब क्लाइंट से बात करते हैं तो क्या होता है, हाँ जी मेरा एक बैंक अकाउंट है जिसमें मेरी सैलरी वगैरह आती है, मैंने एक बैंक अकाउंट खोल रखा है, हर महीने थोड़ा पैसा उसमें डाल देता हूं, सुख दुख में काम आएगा। वो पैसा क्या कर रहे हैं? सेव कर रहे हैं। क्या वो पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं? और जैसा कि हमने यहां पे देखा, वो पैसा तो सेव कर रहे हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है वो पता नहीं चलता कब वो परचेजिंग पावर खत्म होती चली जाती है। तो अब हमने क्या ये सीखा कि हमने अभी तक देखा कि हमारे पास जो पैसा बच जाता है, जो सेविंग हो रही है हर महीने जो बच जाता है, उस पैसे को मैं इन्वेस्ट करूं। तो पहले समझते हैं कि इन्वेस्ट उस पैसे को मैं कर कहां सकता हूं। तो इसको कहते हैं सर असेट क्लास। 4 ही जगह हैं जहां पर अपने पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह है पहला डेट। डेट मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बिल्कुल सेफ है। बैंक एफडी, सेविंग अकाउंट, एनएससी, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी, बिल्कुल सेफ है पैसा। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट की गारंटी है, पैसा बिल्कुल वहां पर सेफ है। ठीक है। दूसरा है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट भी एक जरिया है ना, बहुत सारे लोग अपना पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। रियल एस्टेट को मैं कैसे ले सकता हूं? प्लॉट, फ्लैट, फार्म हाउस, कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो इन सब जरिए से मैं क्या कर सकता हूं? अपनी रियल एस्टेट ले सकते हैं। तो ये भी एक जरिया है पैसा बढ़ाने का। कौन सा पैसा? इन्वेस्ट करने का, जो कि पैसा मैं हर महीने बचाता हूं। और तीसरी है इक्विटी। इक्विटी को मैं कैसे ले सकता हूं? शेयर्स, यूलिप, म्यूचुअल फंड। और चौथा जो है कमोडिटीज, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल। ये 4 ही जगह हैं जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। कौन सा पैसा? जो मेरे पास हर महीने बच जाता है। तो अभी थोड़ा सा इन प्रोडक्ट्स की नेचर को समझते हैं यहां पे। तो हिस्टोरिकली जो एवरेज रिटर्न है, डेट कितनी रिटर्न देता है? 7 से 8%। रियल एस्टेट की रिटर्न जो है, अगर आप सर्च करेंगे तो रियल एस्टेट जो रिटर्न देता है 11 से 12% की रिटर्न है, एक्सेप्शनल केस को छोड़ दीजिए तो। और इंडिया में जो रियल एस्टेट की रिटर्न है वो बाकी सब कंट्री से ज्यादा है। यहाँ पे इन्फ्लेशन ज्यादा है, ब्लैक व्हाइट का चक्कर आता है, उसकी बहुत सारी वजह हैं, लेकिन उसकी भी रिटर्न, एवरेज रिटर्न कितनी रही है हिस्टोरिकली? 11 से 12%। और इक्विटी की जो हिस्टोरिकल रिटर्न है, एवरेज रिटर्न, वो 12 से 15%। और कमोडिटीज की 7 से 8%। तो कमोडिटीज का जो बेसिक पर्पस है, जैसे हमने देखा गोल्ड, सिल्वर, इसका जो बेसिक पर्पस है वो हेजिंग के लिए है। हेजिंग के लिए, वो इन्वेस्टमेंट का नहीं है। बट आज की डेट में बहुत सारे आपने देखा होगा कि ये लोग गोल्ड में, ऑयल में, इन सब के अंदर भी डील करते हैं। तो ये मैंने देखा कि कहाँ मैं पैसा लगा सकता हूँ, उनकी हिस्टोरिकल रिटर्न क्या है। लेकिन मुझे क्या करना है? बड़ा पैसा, दौलत बनानी। तो अपना फोकस याद रहना चाहिए। जब मेरा एम है बड़ा पैसा बनाना, तो 2 ही जगह हैं जहां पे मेरी वेल्थ क्रिएट होगी। नंबर 1 रियल एस्टेट और दूसरा इक्विटी। तीसरी जगह नहीं है। और ऐसा नहीं है कि बाकी जगह खराब है, क्या मुझे बैंक एफडी में नहीं रखना चाहिए, क्या मुझे एलआईसी, सब चीजों की अपनी एक अहमियत है। और जिस तरीके से हम लोग एक बैलेंस डाइट लेते हैं, उसी तरीके से हमारा पोर्टफोलियो शुड बी बैलेंस। लेकिन जिस तरीके से, अगर मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको ज्यादा क्या चाहिए? प्रोटीन की ज्यादा जरूरत है। तो हम क्या यहां पे फोकस कर रहे हैं? वेल्थ। तो हमारी वेल्थ का प्रोटीन क्या है? जो पैसा मल्टीप्लाई करे। तो 2 ही जगह हैं जहां पर वो पैसा मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है। और जहां तक अब थोड़ा सा इन सब की नेचर को समझते हैं। कौन सी नेचर? जो हमने देखा कि रियल एस्टेट और इक्विटी है। तो कुछ चैलेंजेस है हर जगह के। रियल एस्टेट को थोड़ा समझते हैं। सर रियल एस्टेट तो हर इंडियन के डीएनए में है सर। आपके पास 40 लाख रुपया, 50 लाख रुपये पड़ा है और आप हर महीने 40-50 हज़ार बचा सकते हैं। जो आपके शुभ चिंतक हैं, दोस्त, रिश्तेदार, ब्रदर, किसी से भी आप जब वो डिस्कस करेंगे तो राय एक ही आने वाली है, क्या? प्रॉपर्टी ले लो। जगह बदल सकती है, कोई कहेगा जी आगरा ले लो, कोई कहेगा दिल्ली में ले लो, बट 99% आपको लोग क्या एडवाइस करने वाले हैं कि प्रॉपर्टी ले लो। तो प्रॉपर्टी में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो बिग कॉर्पस, पैसा बहुत बड़ा चाहिए। छोटे से पैसे से कुछ नहीं होगा ना। और आजकल तो लाखों में भी बात नहीं बनती। एक एक फ्लैट की कीमत ही दिल्ली जैसे शहर में तो करोड़ों रुपए के लगभग है। तो रियल एस्टेट का जो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? पैसा बहुत बड़ा चाहिए जब मेरे को उसमें इन्वेस्ट करना है। ठीक है। अब लेकिन हमने देखा कि हिस्टोरिकली तो उसमें रिटर्न आती है। अब मान लीजिए किसी ने 10 लाख रुपए का एक मकान लिया और वो बढ़ के 50 लाख का, 70 लाख का, 1 करोड़ रुपए का हो गया। 15 साल 20 साल लगे और वो बन गया। ऐसा है ना सर, रोहिणी में किसी ने 15 लाख का आज से 15 साल पहले मकान लिया था, आज 1 करोड़ 1.25 करोड़ का है, ऐसी ही कीमत है। तो पैसा बन गया। तो मैं तो कह रहा हूं कि पैसा वहां पे बनता है। लेकिन अब जिस जरूरत के लिए किया था, जरूरत क्या थी? बच्चे की एजुकेशन, डॉटर की मैरिज। अब वो समय आ गया, अब वो पैसा बढ़ गया, वो समय आ गया, तो अब वो पैसा चाहिए। तो पार्शियल विड्रॉल नहीं है,
मेरा 3 बेडरूम का फ्लैट है मान लीजिए, और वो 1 करोड़ रुपया बन गया, बट मुझे जरूरत कितनी है, अपने बच्चे को बाहर भेजना है, विदेश भेजना पढ़ने के लिए, 20 लाख रुपया। तो ऐसा नहीं है ना मैं अपना 1 बेडरूम बेच दूंगा, ऐसी ऑप्शन नहीं है। और प्लॉट के अंदर भी ऐसा नहीं होता कि मैं अपना 1 गज बेच दूं, 5 गज बेच दूं, 10 गज बेच दूं। या तो ठीक है वहां प्लॉट के अंदर एक 50% मैं बेच सकता हूं, बट पार्शियल विड्रॉल की एक बहुत बड़ी समस्या है किसके अंदर, रियल एस्टेट में। और चलिए डिसाइड किया कि पैसा बनना हमारा मकसद था, पैसा बड़ा बन जाए, पैसा बड़ा बन गया, ठीक है। अब वो और बच्चे का जो गोल था वो गोल भी आ गया। डिसाइड किया कि चलो बेचो मकान को। क्यों बेचो? क्योंकि अगर बच्चा ही नहीं पढ़ पाया जिस मकसद के लिए किया था तो क्या होगा, लिक्विडिटी नहीं है इसके अंदर, 6-6 महीने साल भर लग जाता है इसको बेचने के लिए। मैं ठीक कह रहा हूं ना सर? दिल्ली में तो ऐसे ही, और आप सब लोग दिल्ली में ही रहते हैं ना, तो ये बहुत बड़े चैलेंज है किसके अंदर, रियल एस्टेट में लिक्विडिटी नहीं होती है। और फिर उसके बाद चलो 6 महीने साल लगे, वो फ्लैट बिक गया। ब्लैक व्हाइट का बहुत बड़ा चक्कर है सर, कैश 50% का मोटा मोटा है, और बड़ा डर लगेगा आज रात को मोदी जी ना आ जाए 8 बजे कि आज 2000 और 500 के नोट बंद हो गए, कहां रखोगे कैश को, बंद हो गए तो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, चैलेंजेस है। अब हाँ, टैक्सेशन एक पॉइंट है, वो कि कैपिटल गेन लगेगा, तो वो भी एक पॉइंट है। तो इक्विटी, अब थोड़ा सा इक्विटी को समझते हैं। इक्विटी का मतलब क्या है सर? ऑनरशिप इन बिजनेस। आपका एक बिजनेस चल रहा है, मुझे उसमें ऑनरशिप चाहिए, तो मैं आपकी इक्विटी खरीदूंगा। इक्विटी मैं खरीदूंगा तो मैं उस बिजनेस का ऑनर बन गया। इक्विटी को मैं कैसे खरीद सकता हूं? उस कंपनी के शेयर्स खरीद के। शेयर का हिंदी मीनिंग क्या है? हिस्सेदारी, भागीदारी। मैं ठीक कह रहा हूं ना? डिक्शनरी मीनिंग ऑफ शेयर इज हिस्सेदारी। हिस्सा किसके अंदर? बिजनेस में। अगर मैं किसी कंपनी के शेयर खरीदता हूं, मैंने आज रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो मैं रिलायंस कंपनी का मालिक हूं। मैं भी उतना ही मालिक हूं जितना मुकेश अंबानी मालिक है, लेकिन फर्क कितना है कि उनके पास नंबर ऑफ शेयर ज्यादा है और मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कम है। तो लेकिन अगर मेरे को किसी भी कंपनी का मालिक बनना है तो मैं उसके शेयर्स खरीदूंगा। तो इक्विटी, व्हाट इज इक्विटी? बाइंग समवन एल्स बिजनेस, दूसरे के बिजनेस में हिस्सा खरीदना। बिजनेसमैन क्या है? वो एक बड़ा केक लेके बैठा हुआ है और छोटी छोटी स्लाइड्स उसने दे देता है, इन्वेस्टर्स हैं, और इस तरीके से ये बिजनेस के अंदर हम लोग, बिजनेस इस तरीके से चलता है। अब थोड़ा सा सक्सेसफुल बिजनेस को देखते हैं कि जो आज तक बिजनेस हुए वो सक्सेस कितने हुए। तो ये मैंने थोड़ी सी स्टोरी डाली। आइशर मोटर, आप लोगों ने ये बहुत सारे एग्जांपल शायद सुने भी होंगे, तो मैं कुछ शेयर करता हूं। इसको छोटी सी एक स्टोरी में कन्वर्ट करके बताता हूं। मान लीजिए एक पिताजी हैं और उनके 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा जिद करता है कि मुझे बुलेट मोटरसाइकिल लेनी है, ठीक है। 22 साल की उम्र है, पिताजी जिद के आगे झुक जाते हैं। सन 2000 के अंदर बुलेट मोटरसाइकिल की कीमत थी 55,000 की। वो अपने बेटे को 55,000 की मोटरसाइकिल ले देते हैं। दूसरा बेटा उससे जो है वो 3 साल छोटा है, तो वो बट पिताजी क्या चाहते हैं कि मैं जो भी दूं दोनों को बराबर दूं। तो दूसरी मोटरसाइकिल लेने का कोई सेंस नहीं है, एक घर में 2 आएंगी, दूसरा बेटा छोटा है, तो वो क्या करते हैं, उस कंपनी के, किस कंपनी के, जो कंपनी बुलेट मोटरसाइकिल बनाती है, कौन सी बनाती है? आइशर मोटर। इनफील्ड जो है कौन सी कंपनी बनाती है? रॉयल इनफील्ड को आइशर मोटर। आइशर मोटर के शेयर खरीद लेते हैं और सन 2000 के अंदर आइशर मोटर का एक शेयर कितने का था? अप्रॉक्सीमेटली 2200 रुपए का। वो 55,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो उनको 2500 शेयर मिलते हैं। यस, और आज उसकी वैल्यू कितनी है? एज ऑन 30। ये जितना डाटा मैंने किया है, जो प्रेजेंटेशन तैयार करी, बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है, सारा गूगल से लिया हुआ, सारा जो ये तैयार किया। 30 अप्रैल तक उसकी 30 अप्रैल 2019 को एक शेयर की कीमत कितनी है? 20,000 रुपया। 2500 शेयर इंटू 20,000 इज इक्वल टू 5 करोड़। मुझे नहीं पता वो 2000 से लेके 2019 की बाइक कितने की बिकेगी, बट वो शेयर आज की डेट में 55 करोड़ रुपए के, 5 करोड़ रुपए के, सॉरी 5 करोड़ रुपए के हैं। तो दिस इज द पावर ऑफ द सक्सेसफुल बिजनेस। एमआरएफ, ये बहुत जी में, न्यूज़ में एक बहुत अभी वायरल हुआ था पिछले साल। एक आप लोगों ने भी शायद, एक व्हाट्सएप बहुत वायरल हुआ था, ये एक्चुअल था। जी न्यूज़ के अंदर किसी ने फ़ोन करके पूछा, जी मेरे पास दादाजी ने एक शेयर्स लिए थे और 2 लाख रुपए के लिए थे, वो आज वो बोल नहीं पाते, तो वो फिजिकल में है और मैंने कभी शेयर में डील नहीं किया, तो ये आज वैल्यू कितनी है? तो उसकी वैल्यू आज कितनी है? अगर किसी ने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, उनको 20,000 शेयर मिल गए एज ऑन 30 अप्रैल। बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है। उसकी कीमत कितनी है? 106 करोड़ रुपया। 2 लाख रुपया सन 1990 में इन्वेस्ट किया हुआ, आज की डेट में 106 करोड़ रुपए। और वैसे वो पर्सन जो है रोहिणी में ही रहते हैं। ये एक्चुअल डाटा है, सारा रियल एग्जांपल्स हैं।
विप्रो, ये सब लोग हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि विप्रो में अगर 1980 में किसी ने सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए थे, ओनली 10,000 रुपीज, तो आज उसकी वैल्यू कितनी है? 741 करोड़ रुपया। किसके अंदर? जो बिजनेस सक्सेस हुआ। तो ये कुछ सक्सेसफुल बिजनेस है, मैंने यहाँ पे कुछ सक्सेसफुल, इसी तरीके से बहुत सारे बिजनेस है। तो एक जगह की शॉर्टेज है तो आप गूगल करेंगे सब मिल जाएगा। तो मैंने कुछ सक्सेसफुल बिजनेस के बारे में यहाँ पे लिखा कि अगर इन्फोसिस में जून 93 में किसी ने सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था अक्टूबर 17 तक, ये डाटा मैंने गूगल से लिया, जितना डाटा था मैंने इसको लेटेस्ट में कन्वर्ट नहीं किया, तो अक्टूबर 17 तक उन शेयर्स की वैल्यू है 29 करोड़ रुपया। कितने साल लग गए? 24 साल, और 39% की कैगर CAGR आई है, रिटर्न इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कितना आया? 39%। और इसी तरीके से श्री सीमेंट, ठीक है, वहां पे किसी ने 1 लाख रुपए लगाया था तो वो 19 करोड़ बन गए। HDFC बैंक 1 लाख लगाया था 2 करोड़ बन गए, 22.5 साल के अंदर 27% की रिटर्न। ब्रिटानिया, सभी लोगों के घर में बिस्कुट्स आते हैं, ब्रिटानिया के बिस्कुट्स, ये सब इन्हीं कंपनीज के अगर शेयर्स खरीदे गए हैं तो ये ब्रिटानिया का अगर जनवरी 88 में किसी ने 1 लाख रुपए लगाया, अक्टूबर 2017 तक 5.68 करोड़ रुपए बन गया, 1 लाख की कीमत। रिटर्न कितनी आई? 23%। और समय कितना दिया? 30 साल। तो इंपॉर्टेंट क्या है? समय। हम किसी से बात करते हैं, कोई कहता है जी मैंने 1 लाख का प्लॉट लिया था, मेरे दादाजी ने 1 लाख का प्लॉट लिया था, आज कितनी कीमत है जी? 1 करोड़ रुपया। भाई साहब कितने साल पहले लिया था? 40 साल पहले। तो 40 साल यहां पे भी दे दो ना। हम क्या देख रहे हैं कि वो प्लॉट की कीमत बन गई, लेकिन बनी किसके अंदर है? वो समय में। अगर वो समय हम यहां दे दे तो वो बिजनेस यहां पे भी बन रहा है। ठीक है, एक छोटा सा मैं इस पे बात करते हैं, मेरे को ध्यान आ गया, उस स्लाइड में नहीं डाला हुआ। प्रॉपर्टी, जैसा मैंने बताया कि हम सब लोगों के DNA में है, तो मैं एक सिंपल सी बात पूछता हूं आप लोगों से, प्रॉपर्टी क्यों बढ़ेगी? मतलब मेरा पर्पस क्या है कि मेरा पैसा मल्टीप्लाई करे। प्रॉपर्टी की क्या वजह? प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ेगी क्यों सर? बताइए आप लोग, क्या वजह है? बेसिक रीजंस क्या है? सोर्स लिमिटेड है, डिमांड। ठीक है, डिमांड एक्चुअल में क्या होगा? जब प्रॉपर्टी की डिमांड आएगी तो उसकी कीमत बढ़ेगी। हाँ, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा। तो मतलब क्या हुआ? प्रॉपर्टी की कीमत कब बढ़ रही है? डिमांड आ रही है। डिमांड का मतलब क्या हुआ सर? एक सोसाइटी है, वहां पर 100 लोग रहते हैं, खरीदने वाले 102 आ गए, खरीदने वाले 105 लोग हैं, खरीदने वाले, पॉपुलेशन आ रही है, पॉपुलेशन आ रही है। पॉपुलेशन कब आएगी? पंकज जी मथुरा से आए हैं, जहां पर सब लोग शायद दूसरी स्टेट में रहते हैं, हम लोग जहां पे रहते हैं बहुत सारे लोगों से मिलते हैं कि वो लोग दूसरी स्टेट से आके यहाँ पे काम कर रहे हैं। पॉपुलेशन दिल्ली में क्यों आई या किसी भी जगह क्यों जाएगी? क्यों जाएगी सर? जॉब अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, जब उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो प्रॉपर्टी क्यों बढ़ रही है? डिमांड जब आएगी। डिमांड का मतलब लोग आएंगे। लोग क्यों आ रहे हैं? जब उनको रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट कब मिलेगा? जब बिजनेस बढ़ेगा। गुड़गांव के अंदर क्यों रेट बढ़े? वहां पर बिजनेस आए, मैक्स ने अपना ऑफिस खोला, एरिक्सन ने अपना ऑफिस खोला, भारतीय एयरटेल ने अपना ऑफिस खोला, बिजनेस आए। बिजनेस आया तो क्या हुआ? रोजगार आया। रोजगार हुआ तो लोग माइग्रेट हुए, पॉपुलेशन आई, पॉपुलेशन आई तो डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ी तो रेट बढ़े। तो प्रॉपर्टी के रेट क्यों बढ़ रहे हैं? एंड ऑफ द डे बिजनेस की वजह से। तो मेरा सिंपल सा कहना है सर, जब बढ़ना ही सब कुछ चीजें बिजनेस की वजह से है तो डायरेक्टली बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं ना। तो ये मैंने स्लाइड डाली नहीं थी, बट वो प्रॉपर्टी याद एकदम ध्यान में आया। तो स्टोरी ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेस, ये हमने देखा जो बिजनेस सक्सेस हुए। ठीक है, तो लेकिन क्या हर बिजनेस सक्सेस हो जाता है? जब मैं इसको अभी 2 दिन पहले ही ये प्रेजेंटेशन जब मैं बना रहा था तो मैंने डाला गूगल के अंदर किया कि अनसक्सेसफुल बिजनेस, सिर्फ इतना टाइप किया तो गूगल में मिंट का एक आर्टिकल खुला जो बताता है कि जनवरी 2000 में जो शेयर्स का रेट था, 300 कंपनीज ऐसी हैं जिनका वो शेयर का रेट 90% कम हो गया। यानी अगर उस शेयर का रेट जनवरी 2008 के अंदर 100 रुपए था तो 90% मतलब वो 90 रुपए कम होकर उसकी वैल्यू कितनी रह गई? 10 रुपए। तो क्या हर बिजनेस सक्सेस हो जाता है? तो मैंने यहां पर डाला अनसक्सेसफुल बिजनेस भी, कि जो बिजनेस सक्सेस नहीं हुए। और आप देखेंगे यहां पर वो सारे बड़े नाम है जो आप लोगों की हमारी जिंदगी में रोजमर्रा में आते हैं। यूनिटेक, MMTC, यूनिटेक का शेयर 525 रुपए का था 8 जनवरी को, 30 अप्रैल, बिल्कुल लेटेस्ट डाटा। कितने रुपए का? 1 रुपए 30 पैसे का। 99.8% मेरी वेल्थ इरोड हो गई, उड़ गई। तो क्या शेयर जो हमने देखा था कि जहां पर मेरा पैसा बन सकता है, कहां पे? इक्विटी में। इक्विटी को खरीदने का एक जरिया क्या था? इक्विटी। तो अगर मैं डायरेक्ट शेयर, इक्विटी को एक जरिया क्या था? शेयर्स।
अगर मैं डायरेक्ट शेयर में जाता हूं तो ये चैलेंजेस रहते हैं। तो क्या मैं लक के ऊपर सिर्फ डिपेंड रहना चाहता हूं? ठीक है। और इसी तरीके से MMTC और सुजलॉन एनर्जी, ये सारे नाम ऐसे, DLF, मतलब अगर आप गुड़गांव चले जाते हैं तो गुड़गांव को बसाया किसने? DLF ने। DLF का शेयर 8 जनवरी 2008 को 1150 रुपए का था, आज 172 रुपए का एज ऑन 30 अप्रैल 2019। कितना परसेंट कम हो गया? 85%। यानी कि अगर मैंने 1 करोड़ रुपए के शेयर्स ले रखे थे तो उसकी कीमत कितनी रह गई? 15 लाख रुपया। क्या हम बर्दाश्त कर पाएंगे वो सब चीजें? तो बहुत ज्यादा उसके अंदर रिस्क रहता है। किसके अंदर? अगर मैं डायरेक्ट शेयर्स लेता हूं। बट मैंने ये तो समझ लिया था कि पैसा किसके अंदर बनता है? बिजनेस में। और अगर मैं डायरेक्ट बिजनेस को खरीदता हूं शेयर्स के थ्रू तो ये सब चैलेंजेस रहते हैं। अब रोल आता है सर म्यूचुअल फंड का। मैंने अपनी बात कहां से स्टार्ट करी थी? बैक टू बेसिक। म्यूचुअल फंड को समझना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड बना क्यों, वो बना क्यों। तो म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड इज अ कलेक्टिव पूल, साझा पैसा। सब लोगों मिल गए और एक पैसा करते। जितने लोग यहां पर बैठे हैं सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा डाला। वो पैसा हमने किसको दे दिया? कि एक्सपर्ट को। वो एक्सपर्ट कौन है? टाटा, बिरला, रिलायंस, HDFC, ICICI। इस तरह से म्यूचुअल फंड की 47 कंपनीज है जो क्या करती है? हमारे बिहाफ पे वो आगे पैसा इन्वेस्ट करती है। तो डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड इज अ कलेक्टिव पूल, हेंस द वर्ड म्यूचुअल, ऑफ मनी गिवन बाय इन्वेस्टर। हम सब लोगों ने मिला और विद अ कॉमन ऑब्जेक्टिव फॉर परचेजिंग सिक्योरिटीज सच एज स्टॉक, बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर असेट्स विच आर मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल फंड मैनेजर। तो म्यूचुअल फंड में कौन बैठे हैं? प्रोफेशनल फंड मैनेजर, जिनका काम ही यही है। जिनका काम क्या है? कि सही बिजनेस को, एक्सीलेंट बिजनेस को पहचानना और उसमें पैसे का निवेश करना। और निवेश कैसे करेंगे? उस कंपनी के शेयर्स खरीद के। उनका काम है। जिस तरीके से एक डॉक्टर का काम क्या है? पेशेंट को देखना। वकील का काम क्या है? वो अपना काम कर रहे हैं। तो वहां पर बैठे लोगों का काम क्या है? दे आर वेल क्वालिफाइड पीपल्स, बहुत हाईली क्वालिफाइड पीपल है जिनका काम क्या है? वो सही बिजनेस को पहचानते हैं। तो म्यूचुअल फंड हम लोगों को देते तो हैं, लेकिन देखिए मैंने क्या कहा, क्लाइंट क्या देखता है जो हम उसको दिखाते हैं, और हम क्या देखते हैं जो हमारा नजरिया होता है। पहले तो हम अपने नजरिए को समझ लें कि म्यूचुअल फंड हमारी नजर में है क्या। तो म्यूचुअल फंड क्या हो गया? जो एक टूल है, जरिया है, जो हमें एक्सीलेंट बिजनेस को परचेज करने का हमारे लिए एक जरिया है। क्योंकि मैं अगर खुद खरीदूंगा तो पता नहीं वो शेयर DLF का, DLF कितना बड़ा नाम है, वो DLF का शेयर था या इन्फोसिस का शेयर था। तो क्या मैं सिर्फ अपनी मनी के लिए, अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए, क्या मैं सिर्फ लक पे डिपेंड रहना चाहता हूं? और मैं कितना समय दे पाऊंगा कि मैं खुद इन चीजों में इन्वॉल्व हो सकूं? किसी भी कंपनी की आत्मा क्या है? बैलेंस शीट। वो कैसे देखेंगे? उसकी बैलेंस शीट से उसको पहचानेंगे। तो क्या हमारे पास इतना टाइम है कि हम उसकी कंपनी की बैलेंस शीट पढ़े, उस कंपनी का प्रमोटर्स कौन है उसको पढ़े, देखे कंपनी के पास कितने ऑर्डर्स हैं? ये हम डे टू डे रूटीन में नहीं कर पाते। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं? अपना पैसा प्रोफेशनल्स को दे रहे हैं। कौन प्रोफेशनल्स? म्यूचुअल फंड, जो हमारे बिहाफ पे क्या कर रहे हैं? पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है? इन्वेस्टर है, पैसा पूल किया, फंड मैनेजर के पास गया, फंड मैनेजर क्या कर रहा है? वो इन्वेस्ट विद सिक्योरिटीज, वो पैसे को अलग अलग जगह में इन्वेस्ट कर रहा है। बॉन्ड्स भी लेता है और शेयर्स भी लेता है। देखिए एक तो हमें समझना पड़ेगा, प्रोफेशनल है वो, गॉड नहीं है, भगवान नहीं है, गलती उनसे हो सकती है, ठीक है। बट वो लोग क्या करते हैं, जब उनको पता चलता है कि जो मैंने जिस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया था ये सोच के किया था, वो उस मुताबिक नहीं चल पा रही, तो वो उसको बेच देते हैं और दूसरा शेयर ले लेते हैं। और फिर वो क्या कर रहा है? सिक्योरिटीज परचेज करिए, उससे क्या होगा? रिटर्न जनरेट होगी और वो पास बैक टू इन्वेस्टर। तो म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम कर रहा है कि इन्वेस्टर्स अपना पैसा इकट्ठा करके फंड मैनेजर को दे रहे हैं, वो फंड मैनेजर आगे उस पैसे को इन्वेस्ट करके जो रिटर्न जनरेट कर रहा है वापस किसको दे रहा है? इन्वेस्टर को। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड काम करता होता है। मैंने कहा कि म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर हैं वो क्या है? प्रोफेशनल, दे आर नॉट गॉड, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी गलती, अगर आप ज्यादातर लोगों से मिलेंगे तो उनके पास नॉर्मली वो शेयर्स होंगे जो कि चल ही नहीं रहे होंगे, जिनकी आज की डेट में वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से फिर बताना चाहूँगा, इसमें नहीं है। मान लेते हैं एक ये सिर्फ जितनी मैं बता रहा हूँ एक छोटा सा पर्पस, एक मैसेज देना है छोटी सी कहानी के थ्रू। मान लेते हैं सर रोहिणी में एक सोसाइटी में शर्मा जी रहते हैं और आप वहीं, आप ही की सोसाइटी है और आपकी सोसाइटी में शर्मा जी रहते हैं, उनके दो बेटे हैं। एक बेटा तो बहुत अच्छा है, जॉब पे जाता है, माँ बाप का बहुत ध्यान रखता है, जो एक अच्छाई होनी चाहिए ना वो सारी उस बेटे के अंदर है। और दूसरा बेटा क्या है? वो बिल्कुल ऑपोजिट है, ड्रिंक करना, लड़ाई करना, और आपके घर भी कभी ना कभी पुलिस की बेल बजाएगी पुलिस की, वो कि विटनेस पे साइन कर दीजिए, आपके सामने इन्होंने लड़ाई करी थी। आज क्या है? संडे का दिन है, संडे के दिन आप अपने घर में छुट्टी के दिन अखबार पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ते हुए आप
हेडिंग पढ़ते हैं। शर्मा जी जो इस सोसाइटी में रहते हैं, उन्होंने अपने जायदाद से अपने बेटे को बेदखल कर दिया। आपने हेडिंग पढ़ी, किस बेटे को बेदखल किया होगा सर? हाँ जी, शराबी को, जो मतलब गलत जो डिसिप्लिन, हाँ जी, जो गलत है उसको करना चाहिए। असूल यही कहता है ना लॉजिक, उनको वही करना चाहिए जो नालायक है, और कमाऊ पूत को अपने पास रखना चाहिए। बट होता क्या है, जब ये चीज प्रैक्टिकली आती है किसके अंदर, वेल्थ मैनेजमेंट में, तो हम लोग अपने कमाऊ पूत को, यानी जो शेयर चल रहे हैं उनको पोर्टफोलियो से बाहर निकाल देते हैं, और जो नालायक बेटा उसको अपने पास रखते हैं, ये सोच के कि जब ये प्रिंसिपल मेरा अमाउंट पूरा हो जाएगा ना तब मैं इसको बेचूंगा। ये जब ये बेटा सुधर जाएगा, मेरा जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया था ना वो जब पूरा हो जाएगा। लेकिन वहां पे प्रोफेशनल क्या देखता है कि मैंने जिसमें इन्वेस्ट किया था, मैंने सोचा कि कंपनी ऐसे चलेगी, मैं मैनेजमेंट से मिला, उन्होंने बताया हम दूसरा प्लांट लगाएंगे, तीसरा प्लांट लगाएंगे, इस तरीके से हमारे रेवेन्यू जनरेट होंगे, लेकिन ये उस हिसाब से नहीं चल पा रहा तो उसको बेच देते। बट बीइंग एन, जब हम लोग अपनी जिंदगी पे लॉजिकली आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आप ज्यादातर लोगों से मिलेंगे तो उनके पोर्टफोलियो में वो शेयर्स होंगे जो आज नहीं चल रहे, और वो शेयर्स भी थे जो चले, लेकिन क्या हुआ, वो 1 लाख रुपए जो इन्वेस्ट किया था, जैसे ही 10 बने डर आ गया, निकाल लो, 10 गुना हो गया ना, पैसा बहुत है। लेकिन क्या ये 10 लाख से आगे 1 करोड़ बनने की क्षमता रखता था? उसको क्या देख पाएंगे जब हम उसकी बैलेंस शीट को पढ़ेंगे, तो वो हम एज अ इंडिविजुअल नहीं कर पाते। तो यहां पर रोल आया था म्यूचुअल फंड का, तो हमने समझा कि म्यूचुअल फंड क्या है, तो म्यूचुअल फंड के एग्जांपल क्या है, क्यों हम इसमें कर रहे हैं, एडवांटेजेस क्या है। ये सिंपल टू इन्वेस्ट, बहुत ऐड आती है आजकल, म्यूचुअल फंड सही है सर, 5,000 रुपए का बोनस आया, क्या करूं, म्यूचुअल फंड में डाल दे, क्यों मजाक कर रहा है, आती है ना ऐड। तो 5,000 से भी हम ले सकते हैं, क्या मैं 5,000 से प्रॉपर्टी खरीद सकता हूं? नहीं, ठीक है। प्रोफेशनली मैनेज, मैंने बताया कि वो लोग वो शर्मा जी की तरह इमोशनली नहीं होते हैं कि उस नालायक बेटे को अपने पास रखें, प्रोफेशनली मैनेज्ड है, गलती हुई है तो उसको सुधारो, इसको निकालो, दूसरे को रखो, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन, उनके पास जो पैसा आता है, आप पैसा कौन सा आता है जो हम सबने डाला, वो उस पैसे को क्या करते हैं, जो उनके जो पैसा आता है वो नंबर ऑफ कंपनीज के शेयर लेते हैं। उनके पास जो पैसा होता है एक एक स्कीम में 5,000 करोड़ 10,000 करोड़, उससे क्या कर रहे हैं, आगे शेयर्स ले रहे हैं। हम क्या समझ रहे हैं, वो शेयर ले रहे हैं, लेकिन उनकी नॉलेज क्या है, वो बिजनेस को बाय कर रहे हैं, वो बिजनेस को बाय कर रहे हैं। जब वो बिजनेस को बाय कर रहे हैं तो 60-70 कंपनियों में हमारा पैसा लगा देते हैं, तो वो मेरा पैसा डाइवर्सिफाइड हो गया, ठीक है। इस तरीके से बहुत रिटर्न अच्छी है, लो कॉस्ट है, लिक्विडिटी है। सर आपको जब पैसा चाहिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड से निकाला 4थे वर्किंग डे, आज सैटरडे है, पैसा आपको चाहिए, क्लाइंट का फोन आता है, मेरी जरूरत है, पैसा मेरे को निकलवाना है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। अगर मैं मंडे के दिन 3 बजे से पहले अपनी एप्लीकेशन जमा करा देता हूं तो 4थे वर्किंग डे थर्सडे को मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। क्या मेरा प्रॉपर्टी का पैसा आ जाएगा, इंस्टेंट लिक्विडिटी, ठीक है। ये हमारे क्या है, म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस। जहां से मैंने अपनी बात शुरू की थी कि म्यूचुअल फंड मेरी नजर में क्या है, तो मेरा आज का टॉपिक ये था, हम लोग म्यूचुअल फंड दे तो रहे हैं, लेकिन पहले समझ तो लें कि म्यूचुअल फंड बना क्यों। तो म्यूचुअल फंड का एक्चुअल काम क्या है, राइट बिजनेस को, एक्सीलेंट बिजनेस को पहचाना। और हमने देखा कि बिजनेस कुछ सक्सेस होते हैं और कुछ अनसक्सेसफुल बिजनेस होते हैं। म्यूचुअल फंड इज एन टूल, सिर्फ जरिया है जो मैनेज हो रहा है प्रोफेशनल्स के थ्रू, विच इन्वेस्ट इन एक्सीलेंट बिजनेस। ये वर्ड हमें ध्यान रखना चाहिए। म्यूचुअल फंड शेयर नहीं खरीद रहा, शेयर एक जरिया है, वो बिजनेस को बाय कर रहा है। और मैं किसी के बिजनेस को कब बाय कर सकता हूं, जब मैं उसके शेयर्स को खरीदूंगा। वो किस नजरिए से बाय कर रहे हैं, मुझे एक्सीलेंट बिजनेस को बाय करना है, और जिससे एंड हेल्प अस टू क्रिएट वेल्थ इन लॉन्ग टर्म। और मेरा मकसद क्या था, बड़ा पैसा बनाना, क्योंकि मैं अलग अलग गोल पे काम नहीं कर रहा हूं। मैंने अपनी बात कहां से की, मैं अपने क्लाइंट को क्या मैसेज दे रहा हूं, एक दौलत इकट्ठी कीजिए सर, वो दौलत के थ्रू आपके पैसिव इनकम के थ्रू बेटी की शादी हो जाएगी, बेटे की एजुकेशन हो जाएगी, आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी। कैसे होगी वो भी एग्जांपल में बताऊंगा। तो एक ही गोल रखिए, अलग अलग गोल मत कीजिए, ये मेरा नजरिया है। समरी में बता देता हूं सर, मेरा मकसद क्या है, एक समय तक मेरी इतनी दौलत बन जानी चाहिए जिससे मेरी पैसिव इनकम आ जाए। पैसिव इनकम कहां से मैं जनरेट कर रहा हूं, इन्वेस्ट इन इक्विटीज, इक्विटी में इन्वेस्ट कर एक्सीलेंट बिजनेस में। और ये हमने समझा EBSI, पैसा है किसके पास, बिजनेसमैन के पास, या इन्वेस्टर बनके, मैं इन्वेस्टर बनके दूसरे के बिजनेस में परचेज कर रहा हूं। और कौन सा बिजनेस चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, वहां पर म्यूचुअल फंड का रोल आ रहा है। म्यूचुअल फंड से जो मेरा पैसा बनेगा उससे मैं पैसिव इनकम जनरेट करूंगा। यहां तक आप लोग मेरे साथ हैं सर। तो म्यूचुअल फंड को मैंने कैसे लिया, थैंक यू, कि म्यूचुअल फंड का
जो मेरा मकसद था वेल्थ क्रिएशन करना, तो म्यूचुअल फंड मेरे लिए एक जरिया है जो मेरे को हेल्प करता है एक बड़ा पैसा, बड़ी दौलत बनाने में। हम पैसा म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, थोड़ा सा म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। अगर किसी ने 10,000 रुपए महीने की सिप पिछले 20 साल में खोली, तो दिसंबर 99 से लेके 20 साल यानी 240 महीने उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, तो उन्होंने पैसा जो इन्वेस्ट कर दिया, कितना इन्वेस्ट कर दिया 240 महीनों में 10,000 महीने के हिसाब से 10,000, हाँ जी 24 लाख रुपया, 24 लाख रुपया उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया 20 साल में। अगर उन्होंने आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड में लगाया था तो उसकी वैल्यू एज ऑन 31 दिसंबर 2018 कितनी है, 2,25,12,952 रुपीज। फ्रैंकलिन में लगाया था 3,09,00,000, एचडीएफसी इक्विटी में 2,57,00,000, एचडीएफसी टॉप 200 में 227, रिलायंस ग्रोथ में 317। 20 साल पहले 17 स्कीम्स अवेलेबल थी, 17 मैंने यहाँ पे एग्जांपल 5 का डाला है जगह की लिमिटेशन की वजह से। एवरेज ऑफ वैल्यू ऑफ 17 स्कीम कितना बना, 1,94,00,000 रुपया। मतलब मैंने 10-10 हजार की सिर्फ 17 स्कीमों में भी खोल दी, तो मेरी एवरेज रिटर्न कितनी आई है, 18% की, 18% की रिटर्न पिछले 20 साल से म्यूचुअल फंड की आ रही है। आगे कितनी आएगी मुझे नहीं पता, बट पिछले ये रिटर्न 18% की आ रही है पिछले 20 सालों से। और मैक्सिमम रिटर्न किसके अंदर आई, रिलायंस के अंदर 22%। जैसे मैंने अभी एग्जांपल में भी कहा, वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री का फंड कौन सा रहा, रिलायंस ग्रोथ। लेकिन अगर मैं उसके 80 महीने बीच के उठाता हूं ना, तो 3% की रिटर्न है, ओनली 3%। मतलब क्लाइंट कहेगा यार कोटक रोज ऐड देता है कि 6% की ऐड सेविंग बैंक में, मैं 10,000 रुपया निकाल के सिर्फ कोटक बैंक में सेविंग बैंक में भी डाल देता तो भी मुझे 6% की रिटर्न आती है, और तुम कहते हो म्यूचुअल फंड सबसे बढ़िया। सर समय दो ना, लंबा समय। तो लंबे समय अगर दिया गया, 20 साल में वो रिटर्न कितनी आई है, 22% की मैक्सिमम, और मिनिमम रिटर्न कितनी थी, 10.7। अगर मैं अपनी क्लास में सबसे नालायक स्टूडेंट हूं, कौन से स्टूडेंट, जो 4 असेट क्लास हमने देखी, अगर मैं सबसे नालायक स्टूडेंट हूं ना, तो भी जो इक्विटी का स्टूडेंट है वो मिनिमम रिटर्न कितनी लेकर आ रहा है, 10.7, उससे बेटर है। मतलब जो यहां की मिनिमम रिटर्न है वो कहीं जगहों की मैक्सिमम रिटर्न है। तो थोड़ा सा बीएससी सेंसेक्स को समझते हैं। बीएससी सेंसेक्स क्या है सर, हम लोग रोज देखते तो हैं शेयर मार्केट, सेंसेक्स इतना बढ़ गया, सेंसेक्स इतना गिर गया। सेंसेक्स क्या है, सेंसेक्स इज अ पूल ऑफ 30 कंपनीज, 30 जो इंडिया के टॉप कंपनीज हैं, उसका बुके ऑफ 30 कंपनीज कॉल्ड अ सेंसेक्स, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी इकोनॉमी को, क्योंकि ये जो है, थैंक यू सर, ये जो कंपनीज हैं, ये क्या है, इंडिया की टॉप कंपनीज है। अगर ये नहीं बढ़ी तो हमारा देश नहीं बढ़ रहा, ऐसा माना जाता है। और ये कंपनीज बीच बीच में चेंज होती है, चेंज होती रहती है। जो कंपनी चलेगी उसको वो रखेगा, जो कंपनी नहीं चल रही है उसको वो बाहर कर देता है इस साथ। तो जो भी सेंसेक्स में कंपनी रहती है वो इंडिया की टॉप 30 कंपनीज है। हम रोज देखते तो सेंसेक्स है कि सेंसेक्स इतना बढ़ गया, सेंसेक्स इतना गिर गया। तो सेंसेक्स को थोड़ा सा समझते हैं सर। वैसे एक बार तालियां बजाते हैं सेंसेक्स के लिए, क्योंकि इस बार सेंसेक्स का 40वां जन्मदिन है। 2019 इज द 40th बर्थडे ऑफ द सेंसेक्स। सेंसेक्स स्टार्ट कब हुआ था, अप्रैल 1979 पे कितने पे स्टार्ट हुआ था, 100 पे, और 1 अप्रैल 2019 को 38,871 अप्रोक्सीमेटली 39,000 रुपीज। यानी कि अगर मैंने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया सेंसेक्स में, सेंसेक्स का मतलब जो 30 कंपनी है, मैंने सिर्फ वही ले लिया, कोई दिमाग नहीं लगाया, इंडेक्स फंड ले लिया, बीएससी सेंसेक्स को परचेज कर लिया इन 1979, तो वो आज 3,90,00,000 रुपए बन गया। रिटर्न कितनी है, 16% की, 16% की रिटर्न आई है। पिछले 40 साल से ब्लैक एंड व्हाइट में वो ये रिटर्न दे रहा है। और हमें लगता है कि एफडी जहां पर 8% की, 7% की रिटर्न आ रही है, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन क्या वो ऐसे बढ़ा, सीधा एक डायरेक्शन में बढ़ा? वॉलेटिलिटी इज द नेचर ऑफ द मार्केट दैट वी हैव टू एक्सेप्ट। मतलब वो ऐसे ही बढ़ेगा ऊपर नीचे, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। अब क्लाइंट कहां पर आ रहा है, क्लाइंट नॉर्मली क्या होता है, यहां पर आता है, यहां पर कहता है पैसा ही नहीं आ रहा, रुको ना सर यहां तक, फिर पैसा बनेगा। तो वो ऊपर नीचे चलते ही रहने वाला। तो पैसा कौन सा डालना है, लंबे समय का। इस प्रेजेंटेशन के एंड तक हम देखेंगे उस लंबे समय की डेफिनेशन भी क्या है। तो आप लोग भी क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं, हम लोग क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं कि सर ये आपका जो लंबे समय वाला गोल है वो वाला पैसा इसमें डालिए। तो लंबे समय की डेफिनेशन मेरी नजर में क्या है वो समझेंगे हम। तो वॉलेटिलिटी इज द नेचर ऑफ द मार्केट, वी जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट। तो कहते हैं कि जो इंसान सबसे सुखी है वो इसलिए सुखी नहीं है क्योंकि उसके पास सब चीजें हैं, वो इसलिए सुखी है उसके पास जो है वो
उसी में खुश है। तो सेंसेक्स की नेचर है तो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा सर, वो गिराव उतार चढ़ाव चलते ही रहने वाले हैं। इंजॉय करो ना सर उसको, इंजॉय वॉलेटिलिटी। अब क्या होता है सर, हमने देखा सेंसेक्स की रिटर्न कितनी आई है, 16% की, 16% की रिटर्न आई है। लेकिन क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन क्या होती है, मैं 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, हर साल 16% आएगी, पहले साल 16, दूसरे साल 16, तीसरे साल 16, मेरी एवरेज 16 आएगी। 16% की रिटर्न है हमने देखा, लेकिन क्लाइंट को लगता है वो हर साल आएगी। वो 16% की रिटर्न दे तो रहा है, किसी साल उसने -9, किसी साल -26। -26 का मतलब होता है अगर मैंने 1 करोड़ रुपए लगा रखा है तो 26% उड़ गया, 74 लाख रुपए रह गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं 10 साल के बाद देख रहा हूं तो वो पैसा 16% की मुझे रिटर्न दे रहा है। तो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो 16% की जब हम कह रहे हैं कि सर हिस्टोरिकली रिटर्न आई है, उसको लगता है कि वो आएगी। क्या पैसा बनना इतने आसान है? तो सब लोग एफडी तोड़ते और इसमें लगा देते ना पैसा। तो हर प्रोडक्ट की अपनी एक नेचर है, इसकी नेचर है वॉलेटिलिटी विच वी हैव टू एक्सेप्ट। लेकिन रियलिटी क्या है, वो रिटर्न आती है और लेकिन उतार चढ़ाव के साथ। हम किसकी बात कर रहे थे, बिजनेस की, ठीक है। तो जो सेंसेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया की 30 कंपनीज, टॉप 30 कंपनीज, यानी इंडिया के टॉप 30 बिजनेस को। मेरा बड़ा सिंपल सा मानना है सर, क्लाइंट कहता है कि रिटर्न आएगी या नहीं आएगी, पैसा बनेगा नहीं बनेगा, तो मेरा एक सिंपल सा चीज़ है सर, आज से 100 साल पहले किसके पास पैसा था? व्यापारी आदमी के पास। उस व्यापारी आदमी का नाम क्या था? साहूकार। आज किसके पास पैसा है? टाटा, बिरला, रिलायंस के पास, ठीक है। वो कौन है? व्यापारी आदमी। आज से 100 साल बाद किसके पास पैसा होगा? बिजनेसमैन के। उनके नाम बदल जाएंगे। तो आप बिजनेस में इन्वेस्ट करो ना। कल भी व्यापारी आदमी के पास पैसा था, आज भी व्यापारी आदमी के पास पैसा है, कल भी व्यापारी आदमी के पास पैसा होगा। तो जहां से हम समझे थे कि अगर हम किस नजरिए से म्यूचुअल फंड दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। क्या हम क्लाइंट को सिर्फ स्कीम दे रहे हैं, सर देखो इतनी रिटर्न आई है, तो क्लाइंट हमेशा रिटर्न की बात करेगा कि सर इतनी रिटर्न आ रही है नहीं आ रही। अगर हम उसको समझा पाएंगे कि आप पैसा बिजनेस में लगा रहे हैं और बिजनेस के अंदर उतार चढ़ाव चलते हैं, जो पर्सन सैलरीड में है, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, उसको हर महीने की पहली तारीख को सैलरी आ जाती है। लेकिन बिजनेसमैन को नुकसान भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, वो उतार चढ़ाव इज अ जर्नी। और हम पैसा लगा रहे हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए। अगर किसी ने अप्रैल 1979 जब ये सेंसेक्स स्टार्ट हुआ 100 रुपए इन्वेस्ट किया था, आज अप्रैल 2019 को 39,000 है, 300 जो रिटर्न कितनी है 16.1% की, 390 गुना पैसा हो गया। लेकिन अगर वही पैसा किसी ने 9% की एफडी में लगा दिया, किसी जमाने में एफडी का रेट 12% भी था, किसी जमाने में 6% भी हो गया, मैंने एवरेज उसकी ले ली कि 9%, अगर वो 9% के हिसाब से लगा लिया, तो अगर वो मैंने 100 रुपए की एफडी कर दी थी अप्रैल 1979 में, अप्रैल 2019 में वो पैसा कितना बन गया? 3141। इफ यू आर रेडी टू बियर दिस डिफरेंस देन नो डाउट बैंक डिपॉजिट्स आर बेटर ऑप्शन। अगर आपको लगता है 40 साल के बाद आपका 100 रुपया 39,000 की बदले 3200 रुपया बने, तो हमें अपना पैसा एफडी में ही लगाना चाहिए, नहीं है तो। लेकिन क्या ये रिटर्न स्ट्रेट लाइन में नहीं आई? जो हमने देखा ये बड़े उतार चढ़ाव के साथ आई है। कई बार तो पैसा इतना नीचे गिर गया। लेकिन अगर कोई 40 साल के लिए बाहर चला गया, 20 साल की उम्र है, वो बाहर चले गए, अमेरिका में सेटल हो गए और उन्होंने लाख रुपए लगा दिया था, 40 साल तक देखा नहीं और वापस आते हैं, तो एंड ऑफ द डे तो मार्केट ने ऊपर ही ऊपर जाना है, ऊपर ही जाना है। क्यों? क्योंकि बिजनेस ने बढ़ना है और इंसान ने भी ऊपर जाना है। तो एंड ऑफ द डे तो इंसान ने भी ऊपर जाना है और मार्केट ने भी ऊपर ही जाना है सर। तो बस उसको ये बता दो कि कब ऊपर जाना ये नहीं पता सर। ये मुझे पता हो तो मैं सीधा पैसा उसी दिन लगाऊंगा ना, पैसा अपना बैंक एफडी में रखूं, जिस दिन पता है कि यहां से भागने वाला है उसी दिन लगा दूंगा जाके पैसा। अब थोड़ा सा हम समझते हैं सर एसडब्ल्यूपी, क्योंकि देखिए मैंने अपनी बात क्या कही थी प्रेजेंटेशन के 4-5वें पेज में, मुझे पैसों का एक पेड़ लगाना है, क्योंकि मैं एक ही गोल के लिए काम कर रहा हूं और उसके फिर फल खाने हैं। तो उस फल को हम कैसे खाएंगे? एसडब्ल्यूपी के थ्रू। थोड़ा सा एसडब्ल्यूपी को यहां पे समझ लेते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो आई एम होप कि आप सभी लोग जानते हैं एसडब्ल्यूपी की डेफिनेशन क्या है और वो कैसे काम करता है। कि अभी तक तो क्या था, पार्ट ए कि मैंने एक बड़ा कॉर्पस बना दिया, सिप के जरिए म्यूचुअल फंड ने पैसा डाला, 20-25 साल 30 साल में इन्वेस्टेड रहा, वो पैसा बन गया। अब समय आ गया है कि मैं उसके फ्रूट्स खाऊं, अपने गोल्स जिंदगी के जो है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मैं उनको पूरा करूं। तो वो पूरा के लिए एसडब्ल्यूपी को थोड़ा सा समझते हैं कि वो किस तरीके से काम करता है। एसडब्ल्यूपी रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान्स व्हिच अलाउज एन इन्वेस्टर टू विड्रॉ फिक्स्ड और वेरिएबल अमाउंट फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट। जो अभी तक मेरी इन्वेस्टमेंट बन के जो कॉर्पस बन गया है, ठीक है, उससे मैं विड्रॉ कर सकता हूं फ्रॉम म्यूचुअल फंड स्कीम्स एट अ प्री डिटरमाइंड इंटरवल्स, कि मुझे मंथली बेसिस पे चाहिए, क्वार्टरली बेसिस पे चाहिए, जैसी मेरी जरूरत है मैं अपना पैसा विड्रॉ कर सकता हूं। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान।
नाउ इट्स टाइम टू एंजॉय योर वेल्थ। पैसा बन गया सर, एंजॉय करो, उड़ाओ पैसा। ठीक है, अब थोड़ा सा एक केस स्टडी लेते हैं सर। तो अभी मैंने क्या बात करी थी कि पैसा बनना है, पैसा बन जाएगा, उसी से सब गोल पूरे होंगे। अब केस स्टडी लेते हैं हमारे इसमें मैंने किरदार डाला मिस्टर सचिन। मिस्टर सचिन की उम्र, उन्होंने इन सब चीज़ों को समझा और करते करते वो उम्र के 50वें जन्मदिन में पहुंच गए। ठीक है, और 50वें जन्मदिन तक क्या है, उनका म्यूचुअल फंड में 3 करोड़ रुपया बन गया। ठीक है, 3 करोड़ रुपया उनका बन गया है। और हिज एल्डर सन इज नाउ 18 ईयर्स, बड़ा बच्चा 18 साल का, और अभी 3 दिन पहले उसका रिजल्ट आया है 12th क्लास का। और उनका जो डॉटर है वो 15 साल की है, और उनके पास क्या है, एक घर जिसमें वो रहते हैं और छोटी मोटी एफडी एज अ कंटीजेंसी फंड। बाकी जो भी उनका पैसा है वो क्या है, ये है ना, उनके पास कोई सेकंड प्रॉपर्टी है नो, एज पर दिस एग्जांपल। तो मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूं कि क्लाइंट का जब पैसा बन जाएगा तो अपना पैसा विड्रॉ करने ही वाला है। आप कैसे कहोगे सर आपकी बेटी की शादी है, पैसा मत विड्रॉ करो, क्योंकि आप विड्रॉ कर लोगे तो मेरी कमीशन कम हो जाएगी। ऐसे रोकेंगे क्या हम उसे? तो क्लाइंट को कैसे रोकेंगे हम कि उसका, हमने कहा कि एक बड़ा पैसा बन जाए और उसके हमने फल खाने हैं। तो अब उन सचिन जी के गोल्स क्या हैं लाइफ में? हायर एजुकेशन ऑफ सन, जिसने भी 12th क्लास पास करी है, डॉटर की एजुकेशन जो अभी 15 साल की है, 3 साल बाद उसकी पढ़ाई होगी, डॉटर की मैरिज और खुद की रिटायरमेंट। नॉर्मली यही गोल रहते हैं ना सर, तो ये उनके गोल्स हैं। अब वो क्या करते हैं, अपने एडवाइजर से मिलते हैं और उनके एडवाइजर उनको 3 ऑप्शन देते हैं, सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3। वो 3 तरह की उनको ऑप्शन देते हैं कि सर आप 3 करोड़ रुपए की एफडी करा दो, बिल्कुल सेफ है सर, कोई डर ही नहीं है ना, आपको रेगुलर इनकम वहां से आती रहेगी। दूसरा कि सर आप रियल एस्टेट ले लो, अगर आप 3 करोड़ का एक फ्लैट ले लो या 3 करोड़ 1 करोड़ के 3 फ्लैट ले लो, मतलब आप पैसा रियल एस्टेट में डाल दो, आपको जो रेंटल इनकम आएगी। हमारा मकसद क्या था कि वहां पर एक रेगुलर इनकम, पैसिव इनकम जनरेट करना। और सिनेरियो 3 मेरे जैसा कोई बंदा उन्हें मिल जाता और वो कहता है सर पैसा म्यूचुअल फंड में डालो। ठीक है, तो वो किस तरीके से है, वैसे सचिन तो इस एग्जांपल में हमारे साथ ही रहे, वो इस जर्नी में उनका 3 करोड़ बना तो ऑब्वियसली वो साथ रहेंगे। लेकिन रातों रात कुछ नहीं होने वाला। बच्चे को हम जो डे 1 से संस्कार देंगे ना, ऐसा नहीं है कि जब वो बच्चा 15 साल का, 18 साल का, 20 साल का होगा तो रिस्पॉन्सिबल बन जाएगा। हमने बीज क्या बोए थे, तो हमने कस्टमर के माइंड में स्टार्टिंग से ही बता के चलना है। रातों रात कुछ नहीं होने वाला। एक दिन मैं जाऊंगा सर SWP बहुत बड़ी ऑप्शन है, उसको डे 1 से बताना पड़ेगा। डे 1 से मैं बच्चों को बताना पड़ता है कि रिस्पॉन्सिबल बनना है। तो ये SWP के जरिए मैं उनको बता रहा हूं कि म्यूचुअल फंड में पैसा किस तरीके से आप लेंगे, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, अगर आप इसको गूगल पे सर्च मारेंगे, एसेट रिच कैश रिच, थोड़ा सा इसको मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। एसेट रिच, लोगों के पास पैसा तो होता है, दौलत है, लेकिन कहां है? कागजों में। प्रॉपर्टी है 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, एसेट वाइज तो बहुत रिच है, लेकिन क्या कैश वाइज भी रिच है? मंथली इनकम आ रही है, प्रॉपर्टी तो हो गई है मेरी सर 10 करोड़ रुपए की, इनकम कितनी आती है? 1 लाख रुपए महीने की। असेट तो वाइज तो रिच है, लेकिन कैश वाइज रिच नहीं है। ठीक है, कैश वाइज रिच के लिए क्या हो गया, एफडी में पैसा डाल दिया, 10 करोड़ की मैंने एफडी रख दी, 6% भी आ रहा है तो मुझे 5 लाख रुपए, मेरे को कैश तो बहुत आ रहा है, लेकिन मेरी असेट नहीं बढ़ पा रही है, मेरा पीछे का पैसा जो है वो 10 करोड़ रुपया वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल में डाला। ये जितनी मैंने फिगर्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं सर, ये सारी की सारी रियल डाटा है, एक्चुअल डाटा। थोड़ी सी मेहनत करी थी सर आप लोगों तक ये प्रेजेंटेशन लेकर आ सकूं, ये सारा डाला। थैंक यू सर। अब ये यहां पर हम दे रहे हैं, ये रियल रिटर्न है। अब क्योंकि यहां से आगे क्या होगा ये तो हमें नहीं मालूम, तो हम बैक टेस्टिंग करते हैं, पीछे जाते हैं। 1999 में हम लोग चले गए और इनका पैसा कितना बन चुका है, 3 करोड़ रुपए। और हमारा पर्पस क्या है, पैसिव इन्वेस्टमेंट, फल खाने का समय आ गया। अब उस फल के जरिए हम सारे अपने गोल्स पूरे करेंगे। स्टार्ट कब किया था, अगस्त 1999 में। और ये डाटा थोड़ा सा पुराना है, इसको मैं अपडेट नहीं कर पाया, जुलाई 2015 तक का ये मेरे पास डाटा है। ऑब्वियसली ये जितनी फिगर्स आप देखेंगे और ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि जुलाई 15 से मार्केट और ज्यादा बढ़ी है। तो क्या है, सिनेरियो 1 के अंदर उन्होंने क्या किया, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट क्या, असेट पुअर है, कैश रिच है, आज पैसा ज्यादा आ रहा है। उन्होंने 3 करोड़ रुपए की 6% के हिसाब से एफडी करा दी, क्योंकि हम लंबे समय की बात कर रहे हैं, कभी एफडी का रेट 12 भी है, 10 भी है, और हमने 6% एज पर दिस एग्जांपल माना। और अगर हम लोग डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री की ओर जा रहे हैं, ऐसा गूगल करेंगे तो आप बताता है कि 2030 के अंदर इंडिया विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, हम लोग $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे। और जो भी डेवलप देश हैं, जो आज डेवलप है, उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ही होने, आगे एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ही होना है, और होना पड़ेगा। क्यों कम होना है,
क्यों कम होगा? क्योंकि वहां पे पैसा व्यापारी को चाहिए। क्यों बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करता है? ताकि व्यापारी उस पैसे से लोन ले, व्यापारी करेगा तो रोजगार पैदा होगा, रोजगार पैदा होगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो खर्चा करेंगे, खर्चा करेंगे तो जब मैं खर्चा करता हूं तो सामने वाले की इनकम होती है, तो इकोनॉमी खर्चे पे चलती है। वो कहते हैं खर्चा करो, क्योंकि खर्चा करेंगे तभी इकोनॉमी चलेगी। ठीक है, तो अगर मैंने एज पर दिस एग्जांपल माना कि 6% का है, उनको इनकम कैसे आ रही है? इंटरेस्ट से। क्या उनका इंक्रीजिंग इनकम है? नो। वो अगर फिक्स्ड आ रहा है, 1.5 लाख रुपया, 3 करोड़ की एफडी कर दी, 6% के हिसाब से 1.5 लाख रुपया महीना उनको आ रहा है। ठीक है, और वो 1.5 लाख रुपया महीना ही आता रहता है। तीसरे साल के आखिरी में 1.5 लाख, छठे साल के आखिरी में भी 1.5 लाख, 9वें साल के आखिरी में भी 1.5 लाख, 12 साल के आखिरी में भी, 15 साल के आखिरी में भी, और 16 ईयर के आखिरी में भी उनको ये आ रहा है। और उनका जो पैसा इन्वेस्टेड था, जो 3 करोड़ लगाया था, ये सॉरी ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, वो 3 करोड़ रुपया, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी। वो जो पैसा उन्होंने लगाया था वो 3 करोड़ रुपया जो उन्होंने लगाया था, और उनको कितना आता रहा? 1.5 लाख रुपया। लेकिन क्या ये महंगाई को बीट कर पा रहा है, इन्फ्लेशन को? क्योंकि जो खर्चा आज कर पा रहे हैं, 5 साल बाद वो खर्चा बढ़ जाएगा, तो बीट नहीं कर पा रहा। दूसरी ऑप्शन पे चलते हैं। दूसरी ऑप्शन क्या है? असेट रिच, कैश पुअर। दूसरी ऑप्शन क्या थी? रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का बड़ा सिंपल सा थंब फॉर्मूला था, जितने की प्रॉपर्टी है उसका 3% का ब्याज आता है साल का। 1 करोड़ का मकान है आपका, तो उसका 3% साल का होता है कितना? 3 लाख रुपया। 3 लाख का मतलब 25,000 रुपये किराए पे मिल जाता है वो 1 करोड़ वाला मकान। तो अगर उन्होंने वो 3 करोड़ रुपया लगा दिया तो उनको 3% की 75,000 रुपये महीना आ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है? असेट तो रिच है 3 करोड़ की, और वो बढ़ भी रही है। मुझे नहीं पता वो प्रॉपर्टी 16 साल के बाद कितने की हो जाएगी, बट ऑब्वियसली वो प्रॉपर्टी बढ़ेगी। बैंक डिपॉजिट में क्या था? वो 3 करोड़ रुपये ही रहा था, यहां पर कितना हो जाएगा पता नहीं, लेकिन उनकी असेट तो बढ़ रही है, लेकिन कैश पुअर है, क्योंकि 8% वो ले रहे हैं तो 75,000 रुपये। तो मतलब मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए जोड़ता रह गया ना, मैं तो एंजॉय नहीं कर पाया। जो मैंने मकान बनाया मेहनत करके, उसमें तो उसका किराया खा रहा हूँ, फल खा रहा हूँ, मेरी नेक्स्ट जनरेशन उसको एंजॉय करेगी। तो मेरे पास तो कैश कम आया ना, तो 8% से वो मैंने लगाया कि हर साल उसका किराया बढ़ता चला जाता है, तो 16वें साल के एंड में उनका किराया होता है 2,37,000। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि कई बार वो भी स्किप हो जाता है, वो भी बढ़ नहीं पाता। किराएदार कहता है भाई साहब सस्ता मिल रहा है, मैं खाली करके जाता हूँ, नहीं बैठा रहा यार, मत बढ़ा किराया। प्रैक्टिकली ऐसा भी होता है। बट मैंने माना कि अगर उनका किराया हर साल 8% से भी बढ़ता रहा तो 2,37,000 उनका किराया आ रहा है 16वें साल के एंड में वहां पे। अब तीसरी ऑप्शन जो है ये है असेट रिच, कैश रिच। मैं उनको SWP के थ्रू ये कैसे दिलवा रहा हूं? ये मैंने बिरला सन लाइफ बैलेंस फंड का एक डाला कि मैंने उनका 3 करोड़ रुपया बिरला के एक फंड में डाल दिया। और ये बिरला का जो फंड है ये नंबर 1 फंड नहीं है, ये सिर्फ एवरेज फंड है। तो रिटर्न जो आएगी इससे ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, बट मैंने समझाने के लिए यहाँ पे बताया। और मैं उनको 8% और उनको 6% से विड्रॉल देता हूँ। 3 करोड़ का 6% का मतलब उनकी इनकम कितनी होगी? 1.5 लाख रुपये महीना। तो मैं उनको इनकम कितनी दे रहा हूँ? FD के बराबर, लेकिन और हर साल 8% से बढ़ाते भी चला जा रहा हूं। तो आप देखेंगे यहाँ पे तीसरे साल SWP के थ्रू वो कितना ले रहे हैं? 1,74,000। 9वें साल कितना ले रहे हैं? 2,77,000, जो स्टार्ट कितने से हुआ था? 1.5 लाख से। और 16वें साल के एंड तक वो SWP से 4,75,000 रुपया ले रहे हैं। और दिस आर रियल एग्जाम्पल कि एज ऑन जुलाई 2015 उनका फंड कितने का हो गया? 14 करोड़ 71 लाख का। जो मैंने 3 करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड में डाला था और हर महीने उससे मैं जो पैसा ले रहा था 1.5 लाख रुपए से स्टार्ट किया था, और जो कि बढ़ते बढ़ते 4,75 हो गया, और 2015 में 16वें साल वो पैसे की कीमत फिर से 15 लाख। मेरी असेट भी बढ़ रही है। दिस आर रियल एग्जांपल। मुझे करना क्या है सर? क्लाइंट को रोक के रखना है, और वो रातों रात नहीं होने वाला। तो क्लाइंट क्या देख रहा है जो हम दिखा रहे हैं, पहले हम तो सही देख लें। तो मैंने कहां से अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट की थी? म्यूचुअल फंड मेरी नजर से। ठीक है, अब डेफिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म, जहां से मैंने कहा कि लोग कहते हैं कि लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन कितनी है जी? कोई कहता है 3 साल, कोई कहता है 5 साल, कोई कहता है 10 साल। आपके हिसाब से लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन कितनी है सर? म्यूचुअल फंड में कितने समय के लिए इन्वेस्ट रहना चाहिए? गोल तो मैडम उसके पूरे हो जाएंगे, वो निकाल लेगा पैसा। पैसा निकाल लिया, उसकी एसेट भी खत्म हो गई, हमारी इनकम जब तक हमारी लाइफ है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे देखते हैं। हम सबकी जिंदगी में 3 पड़ाव है सर। पहला पड़ाव क्या है? एक बड़ा पैसा इकट्ठा कर सके। एंड ऑफ डे तो सबका मकसद यही है ना। और हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि हम
अपने क्लाइंट की बड़ी रकम बन सके, बड़ा पैसा बन सके, हम लोग उसको ये गाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एंड ऑफ द डे सबके क्या पड़ाव है कि बड़ा पैसा बन सके। दूसरा, अब जो पैसा बन गया उसको एंजॉय करो, फल खाने का समय है सर, अब फल खाओ। और तीसरा, स्टेट प्लानिंग, पास्ट टू योर लव्ड वंस, जो हमने दौलत इकट्ठी करी वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन पे चली जाए। फिर शर्मा जी पे वापस आता हूं। शर्मा जी बहुत समझदार थे, उनको पता है उनके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं तो उन्होंने 2 फ्लैट भी खरीद लिए। क्यों? क्योंकि बाद में लड़ाई झगड़ा ना हो। एक केस स्टडी बताती है सर 37% जो कोर्ट में केस चल रहे हैं वो भाई का भाई से, पिता का बेटे से। किस लिए? शर्मा जी ने तो बहुत समझदारी करी कि 2 ले लिए फ्लैट, लेकिन वो करते हैं भैया मैं तो कॉर्नर वाला लूंगा, उसकी कीमत ज्यादा है, मैं क्यों कम वाला लूं, चलो भाई कोर्ट में फैसला करेंगे। तो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखते हैं। रेमंड्स का एग्जाम्पल हम सब लोगों के सामने है, सिंघानिया परिवार, ठीक है। तो ये स्टेट प्लानिंग, तो मेरे को जिसको जितना देना, मेरा मन है कि मैं अपनी दौलत में से 10% चैरिटी करना चाहता हूं। तो वॉरेन बफेट साहब कहते हैं समवन आर सिटिंग इन द शेड टुडे बिकॉज समवन प्लांट ट्री लॉन्ग ईयर। जो आज जो फल खा रहा है क्योंकि उसने 20 साल पहले, बहुत साल पहले एक पेड़ उगाया था। तो मैं क्या कह रहा हूं सर, एक पेड़ उगा दो पैसों का, उसके फल खाते रहो। जो 20 साल निकल गए, पास्ट में तो नहीं जा सकते। द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ। अपना खुद का पेड़ लगाइए और क्लाइंट को एडवाइस कीजिए कि वो पैसे का पेड़ लगाए, उस पैसे के पेड़ के थ्रू गोल पूरे हो जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मैं वापस आता हूँ, जो हमारे एग्जाम्पल थे यहाँ पे सचिन जी। तो सचिन के अब बेटा 18 साल का हो गया, यानी 12th क्लास का हो गया, तो उनको हमने 1.5 लाख रुपए महीने के। अब सचिन कह रहे हैं कि भाई मेरे को 50 साल का हो गया, मुझे ज़्यादा लफड़े वाला काम नहीं करना, मारामारी नहीं करनी, मेरे को उतना काम करना जितना मेरे रोजी रोटी चलती रहे, मुझे पैसा वैसा बचाने के लिए काम नहीं करना। 2 लाख रुपए महीने की तनख्वाह थी, मैं 75,000 में मैं खुश हूँ। क्यों? मेरा 75,000 रुपये का घर का खर्चा है, अब मुझे जोड़ना नहीं है पैसा। तो वो गोल कैसे पूरे करेंगे? जो 1.5 लाख रुपए पैसिव इनकम आ रहा है उससे वो बच्चे की हायर एजुकेशन कराएंगे। 3 साल बाद बच्चे की हायर एजुकेशन हो गई, उसके बाद बेटी का नंबर आ गया। जो बेटी कितने साल की थी? 15 साल की। और 3 साल बाद उनकी इनकम भी बढ़ गई, क्योंकि महंगा कॉस्ट बढ़ गई ना पढ़ाई की, तो वहां से वो हेल्प कर रही है। तो इस तरीके से उन्होंने बेटी की एजुकेशन कराई। फिर उसके बाद जब बेटी ने भी एजुकेशन कर ली, 24-25 साल की डॉटर हुई, तो उसकी शादी का समय आया। तो उसकी पढ़ाई के बाद उन्होंने 4-5 साल पैसा वो जोड़ा, उससे उसकी शादी हो गई, इसी से उनकी रिटायरमेंट हो गई। तो पेड़ लगा दिया और वो फल भी खाते रहे, और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को मर्जी है कि वो बेटी को पैसा देना चाहते हैं, बेटे को देना चाहते हैं, जितना देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड की डेफिनेशन क्या है सर? मेरी नजर में म्यूचुअल फंड का लंबा समय है कि ये पैसा हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक फॉरवर्ड कर सके। हमारे बाद हमारी प्रॉपर्टी हमारी नेक्स्ट जनरेशन पे जाती है। व्हाई नॉट म्यूचुअल फंड? व्हाई नॉट इक्विटी? तो ये एक सिर्फ नजरिया है, हम किसी चीज को कैसे देखते हैं। अब पार्ट 2, ये तो क्लाइंट का पैसा तो बन गया, और हमारा क्या है इसमें? क्योंकि वी ऑल आर वर्किंग एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, तो कहीं ना कहीं तो हमारा भी एक इंटरेस्ट रहता है। तो वो इंटरेस्ट क्या है उसको थोड़ा सा समझते हैं। हमारी इनकम कैसे है? देखिए, जैसा अगर उनके गोल पूरे होंगे, क्लाइंट ने पैसा, अब हम सभी लोग यहाँ पे बैठे म्यूचुअल फंड में कहीं ना कहीं तो डील करते हैं ना, मैं ठीक कह रहा हूँ ना सर? तो उसकी इनकम कैसे? ट्रेल इनकम। क्लाइंट ने पैसा निकाल लिया तो हमारी इनकम रुक गई। बट मैं उनको, क्लाइंट को क्या समझा रहा हूँ कि आप पैसा कभी जिंदगी में मत निकालो, नेक्स्ट जनरेशन पे जाओ, ताकि जो मेरी नेक्स्ट जनरेशन आएगी आपकी नेक्स्ट जनरेशन को एडवाइस देती रहेगी, ठीक है। तो वो पार्ट 2, अपॉर्चुनिटी इन म्यूचुअल फंड बिजनेस एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। हम सभी की जिंदगी में सर 2 गोल हैं जो प्रायोरिटीज है। क्या? हेल्थ और वेल्थ। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हाथ में माया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? लोगों की मदद कर रहे हैं, हाथ में माया आए, पैसा आए, ठीक है। तो पहले तो अपने आप के लिए एक बार ताली बजाते हैं सर, वी आर इनटू वेरी नोबल प्रोफेशन। जिस चीज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं वो एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके लिए पूरी जिंदगी एक आदमी काम करता रह जाता है। किस लिए काम करता है? ज्यादा पैसा कमा सके। ज्यादा पैसा कमाने के लिए लोग अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के विदेश चले जाते हैं,
क्यों? क्योंकि पैसा ज़्यादा कमा सके। तो हम उनको मदद कर रहे हैं कि आप सही जगह पे आ जाएंगे तो ज़्यादा पैसा भी आप एंड ऑफ द डे बना सकते हैं। तो वी आर इन अ वेरी नोबल प्रोफेशन, और अपने प्रोफेशन से प्यार करना जरूरी है। ब्यूटी ऑफ इन म्यूचुअल फंड बिजनेस सर, क्लाइंट की वेल्थ बढ़ेगी, हमारी इनकम बढ़ेगी। क्लाइंट का पैसा बढ़ेगा, हमारी इनकम भी बढ़ेगी, क्योंकि हमें इनकम किस पे आती है? जो क्लाइंट की पैसा हम रिटेन करते हैं, जो पैसा हम रिटेन करते हैं वहां पर। तो एक सही म्यूचुअल फंड एडवाइजर या फाइनेंशियल प्लानर का क्या रोल है? उस भगवान कृष्ण की तरह जिन्होंने हथियार नहीं उठाया और फिर भी मार्गदर्शन करके अर्जुन को युद्ध जिता दिया। तो एक सच्चे फाइनेंशियल प्लानर का क्या है? हम अपनी जेब से पैसा नहीं डालते उसके फंड की किटी में, लेकिन उसको सही मार्गदर्शन करके उसको एक बड़ी वेल्थ क्रिएट करने में हम उसकी हेल्प करते हैं। तो इस बिजनेस की जो सबसे बड़ी ब्यूटी है ना सर, वो क्या है? क्लाइंट की वेल्थ बढ़े, तो हम दिल से दुआ करते हैं सर क्लाइंट का पैसा बढ़े मेरे थ्रू, ताकि मेरी इनकम भी बढ़ती रहे। तो अब इसको थोड़ा सा मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स में हैं, डील करते हैं, LIC भी देते हैं, मेडिक्लेम भी देते हैं। मेडिक्लेम में लोगों को बोनस आता है हर साल। तो यहां पर क्या है? क्लाइंट का पैसा बढ़ रहा है तो हमें भी पैसा बढ़ रहा है। LIC हर साल बोनस डालती है, लेकिन हमें तो प्रीमियम उस पर आता है जो कस्टमर ने प्रीमियम पे किया, बोनस के ऊपर तो नहीं आता। लेकिन इसके अंदर क्या है? जितना क्लाइंट का पैसा बढ़ेगा, हमारी इनकम भी बढ़ेगी। तो इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है कि दोनों लाइनें पैरेलल चलती है, दोनों बराबर हैं। और एक छोटा सा केस स्टडी से बताता हूं कि अगर 10,000 रुपए महीने की किसी ने सिप खोली, 20 साल के लिए 240 महीने में 24 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, तो अगर वो रिटर्न 15% से आई है तो उनका पैसा एंड ऑफ द 20 ईयर कितना बन जाता है? 1.3 CR। 20वें साल जो मुझे इनकम आएगी, जो 20 साल की जर्नी में तो आई, लेकिन जो 20वें साल मुझे इनकम आएगी ऑन एन एवरेज 0.5% मैं लगाता हूं, तो वो 24 लाख पे नहीं आ रही है, वो 1.3 पे आ रही है, जो उसका पैसा बन गया हो गया, जो उनका पैसा बन गया। तो मेरे को इनकम ही आ रही है। जैसे जैसे क्लाइंट का पैसा बढ़ा, मेरी इनकम भी बढ़ रही है। तो इस बिजनेस का एक ही है सर, वन थिंग आई मस्ट वांट टू से अबाउट दिस बिजनेस, कर भला हो भला। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। राजेश जी के लिए जोरदार तालियां। इन्होंने दिल से दिया, जो बताया बढ़िया से बताया, अच्छे से बताया। भैया कमाल कर दिया। कैसा लगा पहले तो ये बताओ मुझे। हाँ, पहले इनका सम्मान कर दें, और ताली 10 नंबर वाली चाहिए मेरे को।